क्लास में आए हुए सभी नए विद्यार्थी और पहले से उपस्थित पुराने विद्यार्थी, सभी विद्यार्थियों का ब्रेक के बाद की इस क्लास में फिर से स्वागत है। पिछली क्लासेस जो हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी पर आपसे डिस्कशन की गई थी, उन क्लासेस को टॉपिक और क्वेश्चन से आज जोड़ेंगे और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। जो मैंने मात्र 3 क्लासेज ही दिल्ली जाकर ऑनलाइन ली थी, आप में से कितने लोगों ने किया था? 2 पॉलिटी की और 1 निबंध की ली थी। उसके बाद बोर्ड खराब हो गया था मेरा। ठीक है, 2 क्लासेस जो मैंने ली थी, मतलब जो मैंने कल और परसों जो ली थी, वो कितने लोग, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो उस क्लास को नहीं कर पाए कल नहीं? अब उसको करना जरूरी है, क्योंकि अब आप यहां पर क्या है कि पहले क्लास में तो मैंने ये बताया था कि भाई भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, उसमें संघवाद तक पहुंचा था, फिर संघवाद के मैंने क्वेश्चंस लेना शुरू किए थे। अब यहां पर संघवाद के टॉपिक में अभी तक बीपीएससी ने क्या पूछा है और क्या पूछ सकता है, ये आपसे क्या है, मैं इस पर बात करूंगा। तो यहां पर हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं, जैसे मान लो जो मेजर जो टॉपिक्स हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को क्या है बीपीएससी के लिए तैयार कर रहा है। 38 मार्क्स का जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कोई हल्का फुल्का जो मतलब हम क्या सब टॉपिक नहीं पूछा जाएगा, हमेशा क्या है जो इपिक डिबेट है पॉलिटी के, उन इपिक डिबेट्स को क्या पूछा जाएगा। तो मेरे पास बीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं और इसमें जो संघवाद से संबंधित बीपीएससी में जो क्वेश्चंस हैं, तो आप एक हेडिंग डालिए संघवाद डालिए। अब जहां आपने कल तक क्लास किया है ना, उसके आगे चलते हैं, एक हेडिंग डालिए संघवाद, और संघवाद की हेडिंग डालने के बाद अब हम लोग यहां पर थोड़ा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को क्या है देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन आपसे बन जा रहे हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे और बताने की क्या है जरूरत है। तो मैं थोड़ा सीक्वेंस को चेंज करते हुए कि जैसे 66 बीपीएससी में मेरे प्यारे बच्चों एक सवाल पूछा गया जिसका कल परसों मिलकर मैंने जवाब दिया था। 66 बीपीएससी में क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन यहां पर यह था कि भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र की ओर उन्मुख है। भारतीय भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र की ओर उन्मुख है। ये जो क्वेश्चन है इसमें विवेचन करने के लिए पूछा गया था। यहां पर व्याख्या कीजिए। जो मैंने प्रीवियस 2 लेक्चर लिए उनसे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। ये पॉइंट्स मैंने बताए हैं। ये मैंने बताया था कि अगर आपसे पूछा जाता है सशक्त केंद्र वाली संघात्मक प्रणाली, भारत एक सशक्त केंद्र वाली संघात्मक प्रणाली है, तो उसमें भी वही सारे पॉइंट्स लिखने होंगे जो आप इस क्वेश्चन के लिए जो आपको लिखा गया। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भारत में एकात्मक संघात्मक के साथ साथ एकात्मक विशेषताएं भी हैं, तो वहां पर भी इसमें आप क्या है कि भारत एकात्मक विशेषताओं के साथ संघात्मक प्रणाली है। या अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की या भारत की राजनीतिक व्यवस्था की एकात्मक विशेषताएं बताइए, ये सेम क्वेश्चन है। ये जो केंद्र को मजबूत बनाने वाली चीजें हैं वो एकात्मक विशेषताएं हैं। एकात्मक विशेषताएं 2 तरीके से आती हैं, एक तो संविधान में कुछ बातें हैं और कुछ चीजें राजनीतिक व्यवहार बर्ताव में आ जाती हैं। जैसे नीति आयोग बनाया गया, पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग या योजना आयोग संविधान में नहीं था, लेकिन उसकी वजह से केंद्र को अधिक सशक्त क्या बनता है कि केंद्र को अधिक अधिकार या अधिक शक्तियां प्राप्त हो जाते हैं। तो एकात्मक विशेषताओं वाला सवाल भी क्या है ये आप कर ले जाएंगे। ये मैंने डिस्कस आपसे कर दिया है। ठीक है, ये क्या है मैंने आपसे डिस्कस किया है। इस पर 4-5 तरह के सवाल पूछे गए हैं, इसलिए टॉपिक मैंने पहले कराया है। और नॉर्मली जो पॉलिटी पढ़ने का बच्चों का तरीका है उसमें ये टॉपिक क्या है वो बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत कम महत्व देते हैं। और एक फॉर्च्यूनर माफिक जो किताब है वो तो हवा कर देती है इसको। ठीक है, समझ में भी कुछ नहीं आता, लेकिन एनसीईआरटी ने इस पर क्या कलम तोड़ दी है बिल्कुल। संघवाद पर एनसीईआरटी में पूरा चैप्टर है। तो अगर बीपीएससी में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो मेरी एक सलाह को ध्यान में रखो। पॉलिटी तैयार करने का मतलब है कि अपने तकिए के नीचे बेयर एक्ट और भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार कक्षा 11 की जो एनसीईआरटी है, इस 11 की एनसीईआरटी से संघवाद का चैप्टर कौन करेगा, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे। बीपीएससी कौन बनेगा, बीपीएससी में कौन सिलेक्ट होगा, जो कक्षा 11 की एनसीईआरटी से संघवाद। देखो जो बड़ा डॉक्टर होता है ना वो 2 रुपए की दवाई में ठीक कर देता है, और जितना डॉक्टर जितना ही कमर्शियलाइज होगा ना वो आपको कहेगा कि ये विटामिन लो, वो लो, कुछ नहीं, धूप लो, सही हो जाओ। एनसीईआरटी में संघवाद का चैप्टर, बीपीएससी के घुमावदार सवाल जो हैं वहां से और मेरे लेक्चर के साथ क्या है बहुत इजीली क्या है सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, कक्षा 11 की एनसीईआरटी आज जब आप 8, 9, 10 बजे रात के बाद जब यहां से जाएंगे, आज कितने बजे के बाद जाना है? 4 बजे का हूं, जब 8, 9 बजेगा। तैयार है आप लोग? चलिए ठीक है, मैं तो आपको टटोल रहा था कि कितना बीपीएससी का। ठीक है, आज 4-5 बजे, लेकिन कल आप तैयार होकर आएंगे और जो खाना वाना नहीं खाकर आएंगे वो पार्ले जी छोटा वाला लेकर आएंगे, बीच में क्या खा लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों क्या है इस एनसीईआरटी को पढ़ लेना है। ठीक है, तो चैप्टर पर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ऐप में जो मैंने पिछली क्लास ली थी, लास्ट जो 5 डेज में क्लास ली थी, उससे 5 क्वेश्चन थे बीपीएससी में। और अगर रील्स बनाकर मेरे किसी स्टूडेंट ने डाला होता ना तो उसका क्या पूरी दुनिया में प्रचार हो जाता। मैंने फोन भी किया, मैंने पूछा बच्चों से कैसा हुआ पेपर, तो कुछ 1-2 बच्चे जो मेरे पास कांटेक्ट में थे उन्होंने कहा कि सर जो आपने जितने क्वेश्चन लास्ट में 4-5 दिन में डिस्कस किए थे वो क्वेश्चन आ गए। आप लोगों की क्लास में पिछली बार एक स्टूडेंट थे, उनसे मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि सर हमारे तक वो क्लास पहुंच ही नहीं पाई। तो मुझे भी बहुत तकलीफ हुई, तो मैंने सोचा कि अगर आया हूं पहली बार, अगर ये बताऊंगा तो बच्चों को भी बहुत तकलीफ हो जाएगी, इसलिए अगली बार बताऊंगा। इसलिए बीपीएससी में पॉलिटी के क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सपेक्टेड लाइन पर होते हैं। एक बार आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे, क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, तो संघवाद पर अच्छी तैयारी करना है। संघवाद पर एक वैरायटी क्वेश्चंस की हो गई और ये मेरे जो मैंने कल क्लास ली है उससे हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बच्चों हम लोग आते हैं कि एक सवाल है
भारतीय संघवाद में उभरती हुई प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। चलिए, एक नहीं लिखा क्यों? सत्यनारायण भगवान की कथा थोड़ी हो रही है। देखो एक बात समझ लो, प्रश्न जो है वही क्या है, हमें बताता है कि हमें सिलेबस को कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो लक्ष्मीकांत वगैरह से जितने बच्चे पढ़ रहे हैं ना, बीपीएससी उनको हवा कर देगा, हवा में लटके रहेंगे त्रिशंकु की तरह, लगेगा कि आ रहा है, लेकिन जब लिखने बैठेंगे 2 पैराग्राफ के बाद कंटेंट खत्म। ये होगा इसलिए क्योंकि 38 मार्क्स का मतलब कि एक सब्जेक्ट पर आपको 3 से 4 पेज लिखना है। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। 2 क्वेश्चन आए, एक है भारतीय संघवाद में उभरती हुई प्रवृत्तियों का, इमर्जिंग ट्रेंड का विश्लेषण कीजिए। ये 41वीं बीपीएससी में आया। इमर्जिंग ट्रेंड क्या है भारतीय संघवाद में? तो कल की क्लास में मैंने बताया था कि भारत का जो संघवाद है वह सहकारी संघवाद का उदाहरण है, और सहकारी संघवाद जो है वह केंद्र और राज्यों के बीच में प्रशासनिक सहयोग पर क्या होता है, आधारित है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जोड़ रहा हूं जो मैंने कल बताया है। ठीक है ना, कई बार ऐसा होता है कि लोग तौलिया कंधे पर रखकर पूरा घर तौलिया खोज डालते हैं, चश्मा कई बार ऊपर यहां बाल के ऊपर लग जाता है, और चश्मा खोजते हैं टेबल पर, मेज पर, कहां गया मेरा चश्मा। उसी तरह से बीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे कई बार उनको क्वेश्चन का आंसर दरअसल वो जानते हैं लेकिन क्वेश्चन से लिंक नहीं कर पाते। तो लिंक करना भी क्या है, बहुत जरूरी है। आगे बढ़ूं मैं। अब इसमें दूसरा जो है कि भारतीय जो संघवाद है, ये बीपीएससी का दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद में उभरती हुई प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। उभरती हुई प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है, भारत का जो संघवाद है, इसमें एक ऐसी चीज है जो दुनिया के दूसरे देशों में नहीं मिलती है। जैसे अमेरिका में भी संघवाद है और भारत में भी। अमेरिका के संघवाद को सहकारी संघवाद नहीं कहा जाता, लेकिन भारत के संघवाद को क्या कहा जाता है, सहकारी संघवाद क्या कहा जाता है। सहकारी संघवाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेशन क्या है, कोऑपरेशन ये है कि जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर मोदी जी का और चीफ मिनिस्टर का एक साथ फोटो निकलता है। ठीक है, वहां कोऑपरेशन, डबल इंजन की सरकार हो जाती है। यहां कोऑपरेशन क्या है, किस बात का कोऑपरेशन है कि प्रशासनिक सहयोग होगा। प्रशासनिक सहयोग किसके बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में। केंद्र यह कहेगा कि अगर आप मेरी यह शर्त मानोगे तो हम आपको इतना अनुदान इस चीज के लिए क्या है देंगे। राज्य वित्तीय मामलों में केंद्र के ऊपर आंशिक रूप से निर्भर हो जाएंगे, और केंद्र और राज्य एक दूसरे से प्रशासनिक सहयोग करके विकास करेंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि यह प्रशासनिक सहयोग विचार किसने दिया था, तो मैंने आपको कल बताया था कि ग्रैनविल ऑस्टिन ने यह कहा था कि इंडिया में जो फेडरलिज्म है वो क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। और ऑस्टिन ने यह कॉन्सेप्ट किससे लिया था, ऑस्टिन ने यह कॉन्सेप्ट लिया था एसी बिर्च से, जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान पर उन्होंने किताब लिखी और उसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का क्या है नाम लिया। ग्रैनविल ऑस्टिन ने एक और बात कही जो कल के लेक्चर को आप देखेंगे तो वहां पर मिलेगी। उन्होंने कहा कि सहकारी संघवाद का जीता जागता उदाहरण क्या है, अनुच्छेद 256। यह कहता है कि राज्य सरकारें हैं वो अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार के अनुपालन को, कानूनों के अनुपालन को ध्यान में रखकर करेंगी। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण से आप बात समझिए कि मान लीजिए कि यहां पर रेलवे की पटना जंक्शन या बगल में राजेंद्र टर्मिनल जो है, यह किसकी प्रॉपर्टी है, रेलवे की। रेलवे की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, स्टेट पुलिस, राज्य की पुलिस। अगर कोई, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर कोई अशांति होती है तो यहां पर बिहार राज्य की पुलिस यह नहीं कहेगी कि हम केंद्र सरकार की संपत्तियों का परिरक्षण नहीं करेंगे या संरक्षण नहीं करेंगे। ये सहयोगी तो है। ऐसा नहीं होगा कि राज्य सरकार वाला उस पर हाथ नहीं लगाना और केंद्र की जो संपत्तियां हैं उनको आग लगा दो, जला दो, हमसे क्या मतलब है। ऐसा नहीं होता। इसका मतलब कि दोनों एक दूसरे में क्या करते हैं। अब ये सहयोग टूटता कब है, जब सेना और पुलिस में आप सुनते हैं कि सेना वालों ने पुलिस वालों को पीट दिया, तो सेना वाले, अब रक्षा मंत्री किसका पक्ष लेगा, सेना का। और राज्य का जो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री क्या, पुलिस का। फिर कई बार प्रधानमंत्रियों को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, शांति शांति शांति, सब अपने ही भाई बंधु हैं। ठीक है, ऐसा भी तो होता है। इसलिए यहां पर क्या है, केंद्र और राज्य के बीच में प्रशासनिक सहयोग होता ही होता है। और जब ये प्रशासनिक सहयोग नहीं होता है, बिहार का पड़ोसी राज्य बंगाल है, बंगाल में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी गए, अमित शाह जी को पुलिस ने प्रोटेक्शन नहीं दिया और उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, तो उसके बाद वहां पर सीएपीएफ को बुलाना पड़ा, सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को बुलाना पड़ा। ये केंद्र का है। इसलिए जब चुनाव ड्यूटी लगती है, चुनाव में ड्यूटी लगती है और स्टेट पुलिस के बजाय इसकी ड्यूटी लगती है, तो राज्य को बुरा लगता है। राज्य को लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये तो हमारा काम था। इसलिए ये सहयोग इतना गहरा है कि हमें दिखता नहीं। हमें दिखता कब है, जब ये सहयोग नहीं होता है। जब ये सहयोग क्या है, नहीं होता। जैसे केंद्र सरकार ने कोई योजना शुरू की, ममता दीदी ने कहा कि हमारे यहां योजना ये नहीं चलेगी, तब आपको लगेगा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं है। तब आपको क्या लगेगा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं है। तो अनुच्छेद 256 क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति है, ये कल मैंने आपको बताया था कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग केंद्र के कानूनों के अनुपालन में किया जाएगा। यहां पर दोनों क्या है, सहयोग कर रहे हैं। केंद्र ने रेलवे को लेकर, रेलवे संपत्ति को के संरक्षण के लिए कानून बनाए हैं। और मैं आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहूंगा, जब भारत का संविधान बन रहा था तो रेलवे संपत्ति को आजादी में के बाद जब बंटवारा हुआ तो बहुत नुकसान पहुंचाया गया। तो रेलवे इस बात के लिए तैयार ही नहीं था, रेल मंत्री उस समय के जो थे, कि रेलवे पुलिस जो है वो उनकी अपनी ना हो। उनका कहना था कि रेलवे की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए रेलवे पुलिस होगी जो रेलवे की अपनी होगी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या कह रही थी कि पुलिस तो हमारा सब्जेक्ट है
और अगर ये रेलवे का हो जाएगा तो हमारा, इसका मतलब क्या है कि रेलवे का जो पूरा इलाका रहेगा वहां पर हमारा क्षेत्राधिकार होगा नहीं। इसलिए रास्ता निकाला गया, और रास्ता क्या निकाला गया कि राज्य पुलिस जो है वो रेलवे की संपत्ति के संरक्षण के लिए अगर चाहे तो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस क्या है, स्टेशन के भीतर थाने के रूप में क्या है, बना सकती है। इसलिए आप जीआरपी देखते होंगे, पटना जंक्शन पर जीआरपी है कि नहीं है वो जीआरपी क्या है वो पुलिस। इसी तरह से किसी गाड़ी में जब पुलिस वाले चलते हैं तो कई बार गाड़ियों में थाने बनाए जाते हैं अगर किसी चोरी डकैती की घटना क्या है ज्यादा होती है। तो यहां पर यह है बच्चों प्रशासनिक सहयोग, तो यह है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उदाहरण। फिर मोदी जी ने कहा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जब भी लिखना तो नीति आयोग का नाम नहीं लोगे तो एग्जामिनर को फोन करके मना कर दूंगा कि इस बच्चे का 5 नंबर काटो। नीति आयोग की वेबसाइट जैसे आप खोलेंगे तो उसमें फूलों का गुलदस्ता नर्तकी नृत्य करते हुए आपको दिखेगी, लेकिन वहीं पर मोदी जी ने लिखवाया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्या लिखवाया है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो नीति आयोग भी लिखना, क्योंकि वो कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य नीतियां बनाने में एक दूसरे से क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, और राज्य जो कहेगा केंद्र उसको क्या है, मानेगा। तो ये भी हुआ। फिर इसके साथ ही बच्चों एक और कॉन्सेप्ट समझना, ये सब पॉइंट्स लिखते जाइए। ये सब क्या, जब आप लास्ट में एग्जाम के लिए जाएंगे तो ये पॉइंट का इलोबरेशन तो मैंने कल करा दिया है, लेकिन पॉइंट याद करने में मदद होंगे। फिर इसके साथ ही बच्चों एक शब्द है सीएसएस। सीएसएस की दो मीनिंग है, इसके दो अर्थ हैं। एक है सेंटर सेक्टर स्कीम, ठीक है, और दूसरा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। आप में से कितने लोगों को केंद्र सरकार की 3-4 योजनाएं पता है? केंद्र सरकार की कोई योजना याद है? हुँ? कौन सी योजना? नई योजना बताइए जो मोदी जी ने चलाया। हाँ, किसान सम्मान निधि जो है 6,000 रुपया। अब यहां पर मैं पूछूं कि इसका पैसा दोनों भाई मिलकर देते हैं, केंद्र और राज्य, या अकेले बड़ा भाई देता है? हुँ? जब अकेले बड़ा भाई देगा तो क्या हो जाएगा ये 100%। जिन योजनाओं के नाम के पहले पीएम लिखा दिया, समझ लो कि मोदी जी ने गारंटी ले ली कि 100% पैसा दूंगा, लेकिन तुम्हें कसम है कि इस पैसे को वैसे ही इस्तेमाल करोगे जैसे हम चाहेंगे। पीएम, अब ये क्या है? पीएम किसान सम्मान, आवास, उज्ज्वल योजना या उज्ज्वला योजना, ठीक है, ये 100% हो गया, ठीक है। ऐसी किसी स्कीम का नाम बताइए जहां राज्य भी कुछ देता है। मनरेगा के बारे में आपका क्या ख्याल है? मनरेगा 100% केंद्र की है या कुछ परसेंट क्या है, राज्य का भी है, तो मनरेगा इसमें आएगा, ठीक है। इसी तरह से जो वैक्सीन बटी, ये 100% केंद्र का था या इसमें राज्य भी था? केंद्र का था, इसलिए मोदी जी ने फोटो भी लगवाया। जहां मोदी जी अपना फोटो लगवा दें, समझ लो 100% केंद्र का है, क्योंकि कई ऐसे मुख्यमंत्री इस पर ऑब्जेक्शन कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ऑब्जेक्शन कर दिया था, या जगह आप अपना फोटो क्यों लगा रहे हो? अभी भगवंत मान ने भी बोला है कि मोदी जी को, भगवंत मान ने जो बोला है तो मोदी जी अपने दिल में रख लेते हैं, फिर मौका आने पर उसको निकालते हैं, ठीक है। यहां पर इसका मतलब क्या है कि पूरी तरह से केंद्र के द्वारा पोषित स्कीमें 100%, और केंद्र और राज्य दोनों के अंशदान से हो, लेकिन केंद्र का अंशदान क्या है, ज्यादा हो। सर्व शिक्षा अभियान किसमें आएगा? इसी में आएगा। नहीं, सेंट्रल नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान में स्टेट 20% देता है, सेंटर का क्या है 80% है, और स्टेट का कितना है, लगभग 20%, ठीक है। तो इसमें आएगा दोनों के अंशदान, केंद्र का अंशदान क्या होता है, ज्यादा होता है। प्रशासनिक सहयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बंगाल ने कहा कि हम किसान सम्मान निधि नहीं लेंगे, मोदी जी ने कहा मत लो, अगर लेना है तो किसानों का नाम देना पड़ेगा। किसानों के नाम दोगे आप तो हम सीधे डीबीटी करेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हम करेंगे। ममता दीदी ने सचिव से, सेक्रेटरी से कहा, चीफ सेक्रेटरी से, कि मोदी जी को कहो कि पैसा हमारे पास भेजें, हम बांटेंगे। मोदी जी ने कहा कि ना, ये नहीं होगा, फोटो तो अपनी ही लगेगी। ये भीतरी, बहुत भीतरी बात आप बता रहा हूं, जब आप अच्छी मैगजीन पढ़ेंगे तब ये बात पता लगती है। यूट्यूब वाला ज्ञान नहीं है ये, यूट्यूब वाला ज्ञान। तो यहां पर क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये सीएसएस जो है ये भी क्या है। फिर इसके साथ ही आजकल केंद्र राज्य सरकारों के साथ क्या करता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाता है। जैसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, आप देखिए बिहार में मेट्रो किन शहरों के लिए है, बन चुकी है, बनना है, बन रहा है। तेज काम क्यों नहीं हो रहा है? तेज काम क्योंकि लखनऊ में बन गई, कानपुर में लगभग बनकर तैयार है, नोएडा में चल रही है, गुड़गांव हरियाणा में क्या है, चल रही है। मुख्यमंत्री को उत्साह दिखाना पड़ता है। मुख्यमंत्री को क्या है, बुनियादी ढांचे को लेकर उत्साह। नीतीश कुमार जी जो हमारे सुशासन बाबू हैं, उनका उत्साह थोड़ा कम रहता है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश से प्रचार करता है कि 6 एक्सप्रेसवे वाला राज्य है और 5 और बना रहा है, ठीक है। सनसनाते हुए गाड़ी दिल्ली से निकलती है और लगभग बिहार बॉर्डर पर आकर, मतलब सुबह चलने वाले लोग बताते हैं कि शाम को गाजीपुर में आकर, बलिया बॉर्डर पर आकर क्या वो रुकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो केवल क्या है, कुछ तो स्टेट का है पूरा। जैसे स्टेट ने क्या किया, तो स्टेट ने, यूपी ने क्या किया, यूपीडा बनाया और अवनीश अवस्थी को चार्ज दे दिया। तो जो यूपीडा है वो एक्सप्रेस डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो पूरा एक्सप्रेस देखती है। जैसे यमुना एक्सप्रेसवे है, तो यमुना एक्सप्रेसवे जो है वो क्या है, वो प्राइवेट कंपनी के पास है, लेकिन जो दूसरे एक्सप्रेसवे है वो गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट उस पर टैक्स लेती है, टोल टैक्स एकदम जानलेवा टैक्स है। कब आपकी जेब से 1400 से 1500 रुपए निकल जाएंगे, आपको हवा भी क्या है, नहीं लगेगी। हर किलोमीटर पर 1 रुपया 20 पैसा मिनिमम क्या है, लगेगा। लोग दे रहे हैं क्योंकि टायर बच रहा है, पेट्रोल डीजल क्या है, बच रहा है। इसके साथ ही सेल्फी खिंचाने का मौका भी मिल रहा है, जैसे भी दिल्ली मुंबई। इसका मतलब यह है कि सड़कों का तेजी से विकास, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गडकरी साहब वहां पर ज्यादा तेजी से विकास करेंगे, जहां पर चीफ मिनिस्टर बहुत आग्रह के साथ ये कहेगा कि सर इसको बना लेते हैं, स्टेट इसमें इतना कर देगा, आप इतना कर दीजिए। ये क्या है, क्या हुआ, सहयोग हुआ।
ये क्या है, सहयोग हो गया, तो प्रशासनिक सहयोग के ये स्तर हैं। तो यहां पर बच्चों क्या है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये उभरती हुई प्रवृत्ति है, तो नीति आयोग आपने लिखा, और यहां पर केंद्रीय केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं और केंद्र प्रायोजित योजनाएं, केंद्र प्रायोजित योजनाएं क्या आई, ठीक है। ये दोनों की हिंदी क्या होगी, केंद्रीय क्षेत्रक, सेंट्रली सेक्टर स्कीम, और ये क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सीएसएस के दो मतलब है, सेंट्रली सेक्टर 100% केंद्र का, केंद्र का क्या है 100% है, केंद्र प्रायोजित मतलब स्पॉन्सर, जैसे आप देखते हैं क्रिकेट मैच में क्या होता है, नीचे पीछे पर्दा लगा होता है, वहां पे तमाम कंपनियों के नाम होते हैं, तो यहां भी चल रहा है, ये उभरती हुई नई क्या है प्रवृत्ति है, इस पर बहुत पैसा खर्च हो रहा है, इस पर सरकारें अब क्या है, मतलब 91 के बाद मनमोहन सिंह ने जो ये मॉडल्स दिए, इन मॉडल्स पर बहुत पैसा क्या है खर्च क्या हो रहा है, तो यहां पर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं और केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं, योजनाएं क्या है, ये आ गई, ये पॉइंट आपने लिखा। फिर इसके साथ ही कई बार क्या है कि नीति आयोग ये कहता है कि राज्य के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या बनाइए, राज्य हमारे साथ एक समझौता या ज्ञापन पत्र या सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करे और हम मिलकर इसमें क्या है काम क्या है करेंगे, तो यहां पर क्या है ज्ञापन पत्र, ये हुआ। इसके साथ ही मोदी जी ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, अभी मैं समझना कि मोदी जी का कोई पक्षपात कर रहा हूं, कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म की एक नई प्रवृत्ति है, जिसको नीति आयोग की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, इसमें नेट चलता है, तो आपको सगुण साकार भक्ति की तरफ क्या ले चलता हूं। इतना घनघोर चुनाव प्रबंधन है, सब G20, जहां देखो G20 G20 G20, मोदी जी का बस करे तो 135 करोड़ झंडे G20 लगवा दें। यहां देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ये बगल में क्या लिखा हुआ, कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म में देखिए कितना अच्छा उन्होंने फोटो बनवाया, मोदी जी कम नहीं है। अब ये कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म है। नीति आयोग ने क्या किया है हाल के वर्षों में, यहां पर नीति आयोग ने क्या किया है, नीति आयोग ने क्या किया है, कंपटीशन शुरू कर दिया है। नीति आयोग ने एजुकेशन और हेल्थ के इंडिकेटर्स बना दिए, और उन इंडिकेटर्स पर स्टेट के परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। स्टेट के सीएम इंडिया टुडे कंक्लेव में जब आते हैं तो वहां पर कहते हैं कि हमको हल्के में मत लेना, नीति आयोग के इंडिकेटर्स पर हमारा स्टेट क्या है, टॉप पर है। राज्यों के बीच में स्वास्थ्य, शिक्षा, निवेश, प्रतिस्पर्धा, इनको लेकर सूचकांकों के आधार पर एक प्रतिस्पर्धा पैदा हुई है, इसको क्या कहते हैं, कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। ये फॉर्च्यूनर माफिक वाली किताब में नहीं मिलेगा, ये यम लक्ष्मीकांत सर में नहीं मिलेगा, ये उभरती हुई प्रवृत्ति है, और इससे कोई चीफ मिनिस्टर बच नहीं सकता, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट कहेंगे कि अच्छा आप चीफ मिनिस्टर हैं, अरे आपके स्टेट की हालत तो बहुत खराब है, आपके स्टेट की हालत ऐसी है कि दिन दहाड़े जो है एक गैंगस्टर जो है वो क्या करता है कि पुलिस को भी मारता है और गवाह को भी मार देता है। इसलिए आप देखिए मोदी जी, योगी जी एकदम भन बनाए हुए हैं, क्योंकि अभी वो इन्वेस्टर्स मीट करा के लौटे ही थे। इन्वेस्टर मीट जो सीएम करा रहा है तो कह रहा है कि आओ आओ पैसा लगाओ, और यहाँ अतीक अहमद कह रहे हैं कि जाओ जाओ यहां से भागो। एक चीफ मिनिस्टर ये कह रहा है कि आओ हमारे यहाँ पैसा लगाओ, उसको ये पता है कि पैसा लगाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि बाद में मशीनों से उखाड़ कर लेकर जाओगे, अरे रोजगार रोजगार होगा। और यूपी बिहार के लोग ही तो सबसे ज्यादा क्या दूसरे शहरों में जाकर रह रहे हैं, तो ये मुख्यमंत्री को तो सोचना पड़ेगा ना कि ये आपने क्या कर दिया, मनी ऑर्डर इकोनॉमी बनाकर दे दिया आपने। सबसे स्किल्ड लोग जो है परदेशी परदेशी जाना नहीं वाले का गाना सुन रहे हैं, सबसे इस गाने पर सबसे ज्यादा दर्द कहां के लोगों को होता है, माइग्रेशन सबसे ज्यादा कहां से हुआ, यहाँ पर, और ये आज से नहीं हो रहा, अंग्रेजों के जमाने से हो रहा है। तो ये जो माइग्रेशन है, इस माइग्रेशन का इलाज क्या है, स्टेट को डेवलप करो। स्टेट को डेवलप अकेले कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपका है अठन्नी खर्चा है और चवन्नी आपके पास राजस्व आता है, ठीक है, इसलिए आपको प्राइवेट सेक्टर की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन आप विचार से हो समाजवादी, आपको उद्योगपति में लुटेरा दिखता है, अब आइडियोलॉजी भी आ जाती है, अंग्रेजी किसी ने बोल दिया तो आपको क्या है, आपका एक चम्मच खून क्या जल जाता है। ये भी अब दिक्कत यह है कि इस वास्तविकता को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि अंग्रेजी इस देश की सच्चाई है, अंग्रेजी इस देश की सच्चाई है, और वो हिंदी के साथ ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी माँ है तो अंग्रेजी सासू माँ है। उसके बिना अब कोई अपने बच्चे को, जिसके पास संसाधन है, कोई अपने बच्चे को हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है। रोजगार की भाषा अंग्रेजी होगी और खाली मनोरंजन की भाषा हिंदी होगी, खाली मजाक हिंदी में चलेगा और नौकरी अंग्रेजी में होगी। ये जो ये क्या, कुछ राज्यों को इसका नुकसान भी हुआ। इसलिए आप यहां पर देखेंगे कि कंपटीशन में उतरना पड़ेगा, स्टेट के बीच में फैसिलिटीज को लेकर कंपटीशन है। गुड़गांव अगर बहुत डेवलप है तो यूपी वालों और दिल्ली वालों के जहन में उसको क्या लेकर एक क्या ईर्ष्या पैदा होती है, यार गुड़गांव इतना डेवलप, दिल्ली से भी डेवलप हो गया, ये क्या है। तो इसका मतलब कि डेवलपमेंट एक इशू है। हेल्थ इंडिकेटर्स, एजुकेशन इंडिकेटर्स, इन्वेस्टमेंट इंडिकेटर्स, ये सब इंडिकेटर्स किसने बनाए, नीति आयोग ने। और एक और चीज मोदी जी ने किया, स्वच्छता के पैमाने पर शहरों में क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, और इंदौर हर साल क्या है, एक नंबर लेकर जाता है। पटना क्यों नहीं, पटना नगर निगम की जब गाड़ियां मैं देखता हूं, इंदौर की गाड़ी हम लोग देखते, इंदौर में जो कूड़ा लेने वाली गाड़ी आती है वो घर से ही कूड़ा 2-3 में भाग बांट देती है, वो इतने डेवलप हो गए। और इंदौर क्या नगर निगम को क्या ऐसा तो है नहीं कि मध्य प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने ही सारा पैसा दिया। एक बार प्लेग आया, इंदौर वालों ने प्लेग का सामना किया, उनको लगा कि गंदगी की वजह से जिंदगी क्या हो जाएगी, जहन्नुम बन जाएगी। उसके बाद उन्होंने सफाई को अपनी जिंदगी में क्या कील कर लिया, बसा लिया। इंदौर सबसे साफ शहर है, इंदौर में जो लोग रह लेते हैं बंबई दिल्ली में सेट नहीं हो पाते, उनका मिजाज ही बदल जाता है उस शहर के जो। तो यहाँ क्या हुआ, शहरों के बीच में ये है नई प्रवृत्ति, प्रतिस्पर्धी संघवाद। क्या नई प्रवृत्ति है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्रतिस्पर्धी संघवाद क्या है लिखेंगे, ठीक है। अब मैंने कल की क्लास में यहां तक तो बता दिया था, ये सब क्या है मैंने बता दिया था, ये तीनों पॉइंट मैं बताऊंगा। तो अब यहां पर इसका डिटेल लिखवाने जा रहा हूं, कल जो मैंने डिटेल लिखवा था नहीं लिखवा रहा हूं, वो यहां पर आ जाएगा। अगर बीपीएससी ने इस सवाल को फिर से पूछ दिया तो इसमें इन पॉइंट्स को कैसे आप हैंडल करेंगे ये मैं लिखा। तो ये लिखिए, हेडिंग दीजिए, भारतीय संघवाद, उभरती हुई प्रवृत्तियां।
एक हेडिंग दीजिए बीपीएससी का सवाल, भारतीय संघवाद उभरती हुई प्रवृत्तियां, बीपीएससी का सवाल है। देखिए हाल के वर्षों में भारतीय संघवाद में निम्नलिखित प्रवृत्तियों का उभार हुआ है। ठीक है, उभार हुआ है। पहला पॉइंट लिखिए, कुछ क्षेत्रों में सहकारी संघवाद का मजबूत होना, सहकारी संघवाद का मजबूत होना। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए। अच्छा, ये जो पहला पॉइंट है इसका एलिब्रेशन मैं करवा चुका हूं, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के जितना भी मैंने कल आपको करवाया सब आपको इसमें डिटेल में क्या लिखना पड़ेगा। मैं पहले सारे पॉइंट्स लिखवाता हूं, उसके बाद डिटेल एक पॉइंट छोड़ दूंगा, बाकी सब क्या है लिखूंगा, क्योंकि एक मैंने करवा दिया है। अब दूसरा लिखिए, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015, 1 जनवरी 2015 में लिखिए। 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को भारत में केंद्र और राज्य दोनों को नीतिगत मामलों में सलाह देने के लिए एक थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग की स्थापना, थिंक टैंक है ये। अब जैसे जब आप इसमें अबाउट में पढ़ेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो कई सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। स्टेट रैंकिंग जैसे दिखा है ना, तो स्टेट रैंकिंग बनाता है। अब कितने देखिए, कितने सूचकांक किसने डेवलप कर लिए? वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, हॉस्पिटल इंडेक्स, एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन, इंडिया इनोवेशन, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, एसडीजी इंडिया इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, स्टेट एनर्जी इंडेक्स, स्टेट हेल्थ इंडेक्स। और इस पर मुख्यमंत्री की जान ले लेता है नीति आयोग। कई मुख्यमंत्री, जैसे मोदी जी योजना आयोग की मीटिंग में जाना छोड़ दिए थे, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया से मोदी जी की क्या बहुत जबरदस्त क्या बहस हो गई थी। मोदी जी को लगता था कि भाई मुख्यमंत्री और ये मनमोहन सिंह जी के द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, तो वो उसमें क्या है एक बहस हुई थी। लेकिन इसमें देखिए इश्यूज क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर जब किसी मीटिंग में बैठा हुआ है और वहां पर नाम अनाउंस हो रहा है कि स्वास्थ्य सूचकांक में हमेशा की तरह जो है केरल राज्य का स्थान इतना इतना ऊपर है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के मन से जो ईर्ष्या निकलती है ना, उसको केवल मीडिया वाले देख पाते हैं कि लो अब और पैसा यहां पर नहीं। अब इसके साथ ही ये भी कहते हैं ये क्या है, ये नीति आयोग ये कर रहा है, इसने कंपटीशन पैदा कर दिया। स्टेट का चीफ मिनिस्टर अब कहता है कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूं, मुझे चीफ मिनिस्टर मत कहो, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूं। देखिए कि जैसे चीफ मिनिस्टर अगर किसी परियोजना का दौरा 3-4 बार कर दे तो उस परियोजना का समय से होना क्या है सुनिश्चित होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी जैसे अभी मोदी जी ने कल परसों क्या कहा कि बनारस को पूरी दुनिया देख रही है, तो वाकई बनारस को बदल दिया उन्होंने। वाकई बनारस को क्या है, बनारस वाले आजकल बहुत खुश चल रहे हैं, एकदम खुशी में विभोर हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर से भी क्या है दौड़कर गोदौलिया पहुंच जाएंगे, इधर जो है ऊपर से ट्रेन चलेगी। इतना टूरिज्म आ रहा है कि एकदम काशी विश्वनाथ वाले कॉम्प्लेक्स के आसपास तो एकदम क्या है आनंद में विभोर हैं। 1 से 1.5 लाख टूरिस्ट डेली आ रहे हैं। एक आदमी अगर 1,000 रुपया भी बनारस में खर्च करके जा रहा है, तो देखिए मोदी जी पैसा निकालने में बहुत माहिर आदमी है, गुजराती आदमी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाकर हम लोगों के जेब से, हम लोग भी गए पूरी फैमिली के साथ, बाद में जोड़ा कि मोदी जी ने कितना खर्च करवाया, तो 20-25 हजार तो खर्च करवाई दिए। अगर आपका लंबा चौड़ा परिवार है और आप अहमदाबाद गए हैं और एक मिनी बस करके लेके गए, तो एक आदमी के हाथ जेब से एक बड़ी सी मूर्ति लगवाकर 4-5 हजार रुपए अगर निकलवा ले रहा है आदमी, वो पैसा कहां पर उसी स्टेट में खर्च होगा ना। श्रीलंका अगर आज रसातल में पहुंचा तो उसका एक कारण ये भी था कि कोरोना आने पर टूरिज्म क्या हो गया, बंद हो गया। टूरिज्म क्या है, अब यहां पर क्या है कि पटना आने से लोग क्यों करते हैं, क्योंकि यहां पर शाम को कुछ मिलेगा नहीं माहौल जमाने के लिए। कई लोग कहते हैं क्या जाना है, ड्राई स्टेट है, ये डायरेक्टली मुंह पर बोलते हैं। कई स्टेट ये कहते, देखिए एक आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि नेशनल हाईवे के 1 किलोमीटर के रेडियस के भीतर में कोई शराब की दुकान नहीं खुलेगी। नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अरुणाचल प्रदेश के और कई चीफ सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट में आए, रोने लगे। उन्होंने कहा साहब हम बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ टूरिज्म घट गया है, हाथ जोड़ रहा हूं इसको वापस ले लो। गोवा अगर ऐसा कर दे जैसे बिहार ने किया है। इसलिए यहां पर यह भी बात है कि हर पॉलिसी का पॉजिटिव है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, इसका दूसरा पॉजिटिव इंपैक्ट भी है कि जो पियक्कर पति होते थे वो डोमेस्टिक वायलेंस बहुत करते थे। इसलिए हिंदू में द इंडियन एक्सप्रेस में खबर निकली कि जो विमेन जो इलेक्शन में पार्टिसिपेशन है वो बिहार में 2019 में इंडिया में सबसे हाईएस्ट था। उसको रीजन माना गया कि जो बैन की जो पॉलिसी थी। तो दोनों पक्ष है, आप गरीब रहकर खुशहाल रखना चाहते हैं और कुछ लोग अमीर बनाकर क्या है दुख देना चाहते हैं। दोनों बातें हैं। लेकिन ये है, तो ये जो ये नई चीजें हैं ये आपके मेंस में आना चाहिए। और ये बीपीएससी ने पूछा भी, बीपीएससी ऐसा कमीशन है जिसने सीएसएस पर सवाल पूछेगा, ये हिम्मत आईएएस भी नहीं कर पाता। मतलब आप स्टेट का एग्जाम ले रहे हो और जिसने भी सवाल बनाया वो सवाल बनाने के बाद अपने कई प्रोफेसर और कई दोस्तों को देखा सवाल बनाया है मैंने, देख लो
यार सेंट्रल सेक्टर स्कीम पर आप फुल क्वेश्चन पूछ रहे हो। हम लोगों ने जब सवाल देखा तो हमने कहा कि ये क्या, सेंट्रल सेक्टर स्कीम को फेडरलिज्म से जोड़कर सवाल पूछ लिया। इसलिए मैंने पूछा कि कुछ लोगों को कुछ योजनाएं याद है कि नहीं याद है। आप लिखेंगे क्या, अगर योजनाएं दो चार भी याद नहीं है तब लिखेंगे कैसे, और ये क्लासिफिकेशन आप कैसे करेंगे। इसलिए कुछ चीजें जो नई हैं उन नई चीजों को क्या, थिंक टैंक है, और इसने क्या है कि इसी के साथ हम लोग यहां पर ये देखेंगे कि इसने जो है इस चीज को और आगे बढ़ा दिया है। इस पर चिंता भी व्यक्त की जा रही है कि सेंटर के पास पैसा ज्यादा है तो आप स्कीम चला रहे हो, स्टेट के पास पैसा ही नहीं है, स्टेट गरीब हो गया। तो ये भी है, अंबेडकर जी ने जो भारत का संविधान बनाया तो अंबेडकर जी अर्थशास्त्र के पीएचडी थे और उन्होंने इकोनॉमिक्स के पीएचडी का इतना उनके पास, मतलब उनका रिसर्च स्टेट फाइनेंस पर था, तो जो उन्होंने लिस्ट बनाई उसमें यूनियन लिस्ट को अमीर बना दिया और राज्य जो स्टेट लिस्ट है इनको कहा कि चाहे तुम कुछ भी कर लोगे तुम हमेशा गरीब रहोगे और हमेशा मांगते रहोगे, भगवान के नाम पर दे दो भगवान, ये स्थिति कर दी। इसलिए राज्य कई बार शिकायत क्या करते हैं, मुख्यमंत्री क्या शिकायत करते हैं कि यार एक तो पैसा कम, दूसरा आपने जीएसटी वाला जो पैसा है वो भी रोक कर रखा है। अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शिकायत की थी कि कम से कम हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज हैं, जो मिनरल्स हैं, तो आप जानते होंगे कि मिनरल भले ही उड़ीसा और झारखंड में होगा लेकिन वो मिनरल सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर रॉयल्टी देती है। केंद्र सरकार कई बार रॉयल्टी चुकाती ही नहीं। जाओ मांगो, अब मांगोगे तब मिलेगा, जब तक मांगोगे नहीं तब तक क्या है, नहीं मिलेगा, और मांगोगे तो भीख हो जाएगी, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति में राज्य क्या गरीब है। अब आपने क्या किया, स्कीम पर स्कीम चला रहे हो। स्टेट जब स्कीम घोषित करता है तो आप क्या करते हो, आप कहते हो कि रेवड़ी कल्चर है ये, और ये स्कीम घोषित करने वाले लोग जो है एक्सप्रेसवे नहीं बना पाएंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर मोदी जी ने कहा कि ऐसे एक्सप्रेसवे वे नहीं बना पाएंगे जो रेवड़िया कह बांट रहे हैं। आज मामला सुप्रीम कोर्ट के एक 3 सदस्यीय पीठ के क्या है, सामने है, और इंडिया में एक नया डिबेट शुरू हो गया कि वेलफेयरिज्म क्या है और फ्रीबीज क्या है, कल्याणवाद क्या है। क्या लड़कियों को साइकिल या स्कूटी देना, उनकी पढ़ाई में मदद करके कल्याणवाद, कल्याणकारी योजनाओं को चलाना है, या मुफ्त का चंदन देना है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी कह रहे हैं कि साहब ये तो बड़ी रिलेटिव बात है, किसी के लिए साइकिल लग्जरी हो सकती है या साइकिल की जरूरत नहीं हो सकती, लेकिन किसी के लिए शिक्षा में क्या हो सकती है, मददगार हो सकती है। तो यहां इसका मतलब कि इंडिया की बहुत डाइवर्स सिचुएशन है, राज्यों के आर्थिक जो स्रोत हैं वो कमजोर हैं, राज्यों के पास जो करों का बंटवारा है वो करों का बंटवारा क्या है, अपेक्षाकृत क्या है, कम है। केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं क्योंकि वो आयकर से उसको पैसा मिलता है, वो जितना हिस्सा चाहता है उतना राज्य को क्या है, देता है आयकर उसका। उसके पास एक्सपोर्ट ड्यूटी, पूरी कस्टम ड्यूटी है, उसके पास क्या है, केंद्रीय उत्पाद कर है उसके पास, और उसके पास कॉर्पोरेट टैक्स है जिससे उसे काफी पैसा मिलता है, और उस काफी पैसे से मोदी जी आराम से क्या है घोषणा करते हैं कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। चीफ मिनिस्टर बेचारा अनाउंस ही नहीं कुछ कर रहा, कर भी देते हैं तो पीछे से मीडिया वाले बोलते हैं कर तो रहे हो, पैसा कहां से आएगा, कर तो रहे हो आप घोषणा, लेकिन इसको पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा। इसलिए संघवाद की एक बहुत बड़ी समस्या क्या है कि आर्थिक या वित्तीय मामले में केंद्र सशक्त हो गया है और राज्य क्या है, कमजोर हैं। इसलिए जब दिल्ली में कोरोना के बाद अरविंद केजरीवाल ने 2 चीजें खोली, एक पेट्रोल टंकी और दूसरा ठेका। पेट्रोल टंकी और ठेके का पैसा कहां जाता है, जीएसटी से पेट्रोल डीजल क्या है, बाहर है। इसलिए कुछ राज्य पेट्रोल डीजल पर ही क्या टैक्स लगाते हैं, लगाओ इसको टैक्स, जीने मत दो। बाइक वाले क्या है, बाइक घर पे रख दें, पैदल जाए। ये क्या है, कई लोग कहते हैं मजाक में, अगर आपने यही हाल रखा तो पाकिस्तान का देख लो, पाकिस्तान में क्या हुआ है। वो कह रहे हैं कि इंडिया का देखो, वहां पे पेट्रोल डीजल का क्या रेट देखो। ये तो रूस यूक्रेन युद्ध का हमने फायदा उठा लिया, और देखिए भारत आजकल क्या है, रूस से कच्चा तेल लेकर अमेरिका को बेच रहा है। ऐसे दिन कभी नहीं आए थे आजादी के बाद। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति को भी आपको समझना है। अब यहां पर इन सब चीजों को कैसे जोड़ना है, तो आपने नीति आयोग का दूसरा पॉइंट लिख लिया, नीति आयोग और केंद्र, इसके साथ तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा जो पॉइंट है उसको लिखिए, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं योजनाओं के माध्यम से केंद्र और राज्य के बीच में सहयोग। चौथा पॉइंट लिखिए, केंद्र और राज्य के बीच में केंद्र और राज्य के बीच में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर। सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा सहयोग, हस्ताक्षर के द्वारा सहयोग। फिर नेक्स्ट लिखिए, अगला पॉइंट, राज्यों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश आदि के मामले में, निवेश आदि के मामले में, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश आदि के मामले में प्रतिस्पर्धी संघवाद का होना, प्रतिस्पर्धी संघवाद का होना। फिर नेक्स्ट लिखिए, शहरों के बीच स्वच्छता के मामले में, शहरों के बीच स्वच्छता के मामले में प्रतिस्पर्धी उपसंघवाद का होना। ठीक है, राज्यों के बीच जो है वो भी है और शहरों के बीच वो भी चल रहा है। शहरों के बीच किस स्वच्छता को लेकर है। 2018-19 का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें पूरा चैप्टर डाला गया, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म एंड कॉम्पिटिटिव सब फेडरलिज्म।
मतलब ये स्टेट से आगे बढ़कर शहरों तक मामला चला गया कि शहर एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं स्वच्छता के मामलों में। और जैसे लोग कहने भी लगे, बड़ा गंदा शहर है ये, क्योंकि अभी उनके दिमाग में क्या है कि इंदौर इंदौर से कंपेरिजन करते हैं, इंदौर से कंपेरिजन करते हैं तो दिल्ली भी गंदा शहर हो जाता है। पोल्यूशन और सारे पैरामीटर्स पर क्या है, कहीं टिकता ही नहीं है। तो ये एक नई प्रवृत्ति है। अब इसमें पहला पॉइंट तो मैंने लिखा दिया है, जो दूसरा पॉइंट है उसका डिटेल क्या लिखना है। पहला पॉइंट तो कल मैंने लिखा दिया था, अब दूसरा पॉइंट लिखिए नीति आयोग वाला, उसका डिटेल लिखिए। लिखिए नीति आयोग, नीति आयोग निम्नलिखित सूचकांकों के द्वारा निम्नलिखित सूचकांकों के द्वारा राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धी संघवाद को विकसित कर रहा है। ठीक है, अब सूचकांकों के बारे में लिखिए। समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, पहला समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, जल प्रबंधन सूचकांक। दूसरा जिला अस्पताल सूचकांक, जिला अस्पताल सूचकांक। तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक, निर्यात तैयारी, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, निर्यात तैयारी सूचकांक। ये वेबसाइट हिंदी में नहीं बनी है, कहां नहीं है, ए से बड़ा हो जाएगा। हाँ कोई नहीं, इसको बात कर लेते हैं। निर्यात तैयारी सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक, नहीं तैयारी प्रिपेयर्डनेस है। निर्यात तैयारी सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक, इनोवेशन इंडेक्स, भारत नवाचार सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, टिकाऊ विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक, टिकाऊ विकास लक्ष्य एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनको हिंदी में कहेंगे टिकाऊ विकास लक्ष्य सूचकांक, राज्य ऊर्जा सूचकांक, राज्य ऊर्जा एनर्जी सूचकांक, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक। ये हुआ बच्चों नीति आयोग की भूमिका, यहां पर नीति आयोग। फिर नेक्स्ट है, अगले डिटेल को लिखिए। तीसरा पॉइंट क्या है आप लोगों में, केंद्रीय क्षेत्र। हाँ लिखिए, भारतीय संघवाद में एक नई उभरती हुई प्रवृत्ति एक नई उभरती हुई प्रवृत्ति केंद्रीय क्षेत्रक केंद्रीय क्षेत्रक और केंद्र प्रायोजित स्कीमों की संख्या का बढ़ना संख्या का बढ़ना और इनके मामले में केंद्र और राज्य के बीच में सहयोग का बढ़ना है, सहयोग का बढ़ना है। जहां केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं में 100% केंद्र सरकार का अंशदान होता है, 100% सरकार का अंशदान होता है, वहां केंद्र प्रायोजित योजनाओं में
कुछ योगदान राज्यों का भी होता है। केंद्र सरकार की वर्तमान में प्रमुख स्कीमें निम्नलिखित हैं। पहला लिखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। दूसरा लिखिए, आयुष्मान भारत योजना। तीसरा, उज्ज्वला योजना। एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए 2016 में स्टार्ट हुई थी उज्ज्वला योजना। अगला लिखिए, चौथा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना। जन धन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए थी ये, बैंक खाता होता सब इसी के हिसाब से खुला था। ठीक। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक। ये जो योजनाएं हैं, इनमें से कुछ योजनाएं ऐसी हैं, जैसे इसको लेकर कुछ राज्यों जैसे वेस्ट बंगाल ने आयुष्मान योजना पर आपत्ति की, केरल ने किया, छत्तीसगढ़ ने किया, राजस्थान ने किया। राजस्थान में वैसी ही स्कीम पहले से चल रही थी। ठीक है। इसी तरह से जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान है, उसमें जो वेस्ट बंगाल था उसने डेटा देने से मना कर दिया, तो पहले वो लागू नहीं हुई, फिर दूसरे दौर में क्या है वो क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितनी स्कीमें हैं, ये अब चुनावी राजनीति का विषय बन गई हैं, और जो इंडिया में कल्याणवाद और मुफ्तखोरी की जो बहस है, उस बहस में ये भी योजनाएं आएंगी। जब हम लोग ब्रॉड इसमें देखेंगे, क्योंकि आप जानते होंगे कि 2006 का तमिलनाडु का इलेक्शन जीतने के लिए करुणानिधि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के जो नेता थे, उन्होंने तमिलनाडु के प्रत्येक घर में एक कलर टेलीविजन लगाने का प्रॉमिस किया था। इलेक्शन जीत गए वो, तो उन्होंने कलर टेलीविजन लगा दिया। जयललिता अम्मा को समझ में आया कि यार ये तो गेम बड़ा ही अलग है। अम्मा ने 2011 के इलेक्शन में कहा कि मंगलसूत्र, 4 ग्राम सोना, जूसर मिक्सर ग्राइंडर हम सब देंगे, और उन्होंने टीवी दिया है, हम आपको कनेक्शन देंगे, हर महीने का टाटा स्काई का खर्च देंगे। तमिलनाडु वाले एकदम खुश, एकदम निहाल की बहुत सही। कुछ लोगों ने कहा कि गलत हो रहा है, मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। बालाजी सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का मामला था। सुप्रीम कोर्ट के सामने तमिलनाडु के जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पूछा कि क्या हो रहा है भाई, आप इलेक्शन प्रोसेस को क्या कर रहे हो, लेवल प्लेइंग ग्राउंड को खत्म कर रहे हो, आप ये प्रॉमिस कर रहे हो, आप इसको पूरा कर ले जाओगे, आप पावर में आ गए, लेकिन जो पावर में नहीं आएगा वो कैसे पूरा करेगा। ठीक है, तो इलेक्शन का जो लेवल प्लेइंग ग्राउंड है वो खत्म हो रहा है, आप इलेक्शन में घुस दे रहे हो, ये इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिसेस में क्यों ना आए, इस पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट का सेक्शन 123 क्यों ना लगा दें, ये भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्ट प्रक्रिया है। तब उनके एडवोकेट जनरल ने कहा कि हुजूर, आर्टिकल 47 की कसम खाकर हम कहते हैं कि हम तो अपना फर्ज निभा रहे थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो लोगों के जीवन स्तर को क्या बढ़ाए। हमने जीवन स्तर बढ़ाने के लिए टीवी दिया, हमने जीवन स्तर बढ़ाने के लिए जूसर मिक्सर ग्राइंडर दिया, 4 ग्राम सोना भी हमने इसीलिए दिया। इसलिए साहब, नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 47 में राज्य का कर्तव्य बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज एकदम क्या है, अवाक। अब क्या करें, रोके इसको कैसे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा कि देखो, इलेक्शन को तो ये प्रभावित कर रहा है, लेकिन हम इसको रोक नहीं रहे हैं। फिर जब मोदी जी ने रेवड़ी संस्कृति वाली बात कर दी, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो गया, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या है, 3 जजेस की एक बेंच क्या बनाई है। इसलिए ये जो स्कीम्स हैं, इन स्कीम्स पर भी अब सवाल उठना शुरू हो गया। जैसे दिल्ली में है, तो दिल्ली में मुखर्जी नगर इस बार हम लोग पूरा बिजली का बिल देते हैं, और मुखर्जी नगर से थोड़ा सा आगे ढक्का गांव है, हम लोग के कुछ टीचर्स मित्र हैं, वो कहते हैं कि आपके यहाँ कैसे इतना बिजली का बिल आता है, हमारे यहाँ तो बिजली का बिल जो है सब अरविंद केजरीवाल जी दे रहे हैं। तो नागरिकों के बीच में भी क्या है, असंतोष आ रहा है कि यार हम क्या है, और उसमें आप देखेंगे कि बिजली सब्सिडी भी क्या एक मुद्दा है, बिजली सब्सिडी भी क्या है एक मुद्दा है। तो ये जो स्कीम्स हैं, इन स्कीम्स को लेकर भारतीय संघवाद में मुद्दे उठ चुके हैं, और कुछ राज्य जैसे केरल ने तो बहुत वैलिड पॉइंट उठाया। आप जानते होंगे कि केरल में लिटरेसी आगे से पहले से बहुत अच्छी है, उसका कहना है कि सर्व शिक्षा अभियान में हमको चाहिए नहीं सर्व शिक्षा अभियान, आप वन साइज फिट जो है कपड़ा पहना रहे हो, रेडीमेड कपड़ा आपने बना लिया है, आप करो सर्व शिक्षा अभियान में हम आपको 80% दे देंगे, 20% तुम लगा देना। और तो केरल कहता है कि भाई हमारे यहाँ सर्व शिक्षा अभियान करना क्या, हमारे यहाँ ऑलरेडी 90% से ज्यादा लिटरेसी है, तो हमको क्या करना है। इसलिए कई स्टेट तो ये करने लगे कि बंद करो ये सब, हमारे हमें नहीं चाहिए। इसलिए ये तनाव में आप बताएंगे कि तनाव भी है। देखो, जब परिवार बड़ा होता है तो परिवार में तनाव भी होता है। ये केंद्र है, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कुछ न कुछ टकराते तो रहेंगे। कभी महाराष्ट्र कर्नाटक से टकरा जाएगा, तो कभी क्या है कि दीवार बन जाएगी कि हमारा है, ये हमारा है। चंडीगढ़ के लिए ऑलरेडी झगड़ा है, चंडीगढ़ को पंजाब कहता है कि हमारा है, और दूसरी तरफ क्या है, हरियाणा कहता है कि हमारा है। केंद्र ने कहा कि शांत रहो, किसी का नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, जाओ अब तुम्हारी ऑफिस वगैरह रहेंगी, लेकिन जब एक अनार है 2 बीमार हैं, तो दोनों में से किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरह से क्या है, ये संघात्मक तनाव है। लेकिन संघात्मक तनाव में सबसे बड़ा तनाव सीबीआई और ईडी है, वो लास्ट में मैं लेकर आऊंगा, क्योंकि जब फिल्म का जब क्लाइमेक्स लिखा जाएगा, तो उस क्लाइमेक्स में वो क्या चीज आएगी कि भारत में तनाव भी है
वो तनाव जो है बहुत भयानक वाला हो चुका है, क्योंकि 14 राजनीतिक दल मिलकर कल सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर उन्होंने देवी भवानी की तरह मत्था टेका है कि मां कुछ नवरात्र में क्या है, कुछ मदद करो, नहीं तो मोदी जी जो है वो क्या अधिदमन करने पर उतारू हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता गई है, तो उसमें तो आप समझ लीजिए कि पूरा जो है हाहाकार मचा हुआ है कि 2 साल ही सजा क्यों, 1.5 साल भी होती तो राहुल गांधी बच जाते, 1 साल भी तो कोर्ट दे सकती थी, 1 दिन भी प्रतीकात्मक सजा दे देते ना, ये भी तो हो सकता था, सिंबॉलिक सजा दे देते। ठीक है, अभी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, उनको आपने जेल पहुंचा दिया, तो इस तरह से ये बहस क्या है जो, तो ये आपने यहाँ पर पॉइंट लिख लिए, मैंने आपको सेंट्रल सेक्टर स्कीम वाले पॉइंट्स दिखा दिए, और ये इस पर बीपीएससी ने अलग से क्वेश्चन क्या है पूछा है, इसमें पॉइंट्स लिख लीजिए कि जो मैंने भी आपसे डिस्कस किया है हल्के फुल्के अंदाज में उसको लिखिए कि लेकिन इन योजनाओं पर कुछ राज्यों की असहमतियां भी हैं, कुछ राज्यों की असहमतियां भी हैं। जैसे पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान जैसे राज्य बीमा और स्वास्थ्य क्षेत्र की योजनाओं को चलाने के लिए उत्सुक नहीं है। ये योजनाएं केंद्र में सत्तारूढ़ दल को चुनावी राजनीति में फायदा पहुंचाती हैं। यह भी एक आपत्ति उठाई गई है। ठीक है, तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्शन भी रेज हो रहा है, यहां तक हो गया। अब इस पॉइंट पर आइए, पहला छोड़ दीजिए, अगला पॉइंट लिखिए। 1991 से केंद्र और राज्य के बीच में ज्ञापन पत्र पर सहमति, जिसको इंग्लिश में लिख लीजिए ब्रैकेट में एमओयू, ज्ञापन पत्र पर सहमति, इंग्लिश है एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पीछे दिख रहा होगा ये, के माध्यम से भी केंद्र और राज्य सरकार के बीच में संबंधों को नियमित किया जा रहा है। जैसे इसको देखिए, मैं यहां पर बताऊं कि मान लीजिए कि जो जीटी रोड है, ग्रांड ट्रंक रोड है, मतलब नेशनल हाईवे 2, अब ये आगरा से दिल्ली तक का जो सेगमेंट है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना रही है। उसने यूपी गवर्नमेंट से कहा कि जितने कनेक्टिंग रोड हैं और जितने कनेक्टिंग रोड के ओवरब्रिज हैं, इनका खर्चा आप देंगे, और ये दोनों में एमओयू हुआ। नेशनल हाईवे क्या है, ये तो क्या है, केंद्र सरकार बनाएगी, ये तो गडकरी जी बनाएंगे, लेकिन बाकी काम किसने किया, पीडब्ल्यूडी ने किया, स्टेट के, ये एमओयू है। इसी तरह से जो दिल्ली मेट्रो है, तो दिल्ली मेट्रो में 3 लोगों का पैसा है, एक तो केंद्र सरकार का पैसा है, दूसरा दिल्ली सरकार का, राज्य सरकार का है, और तीसरा एक जापानी प्राइवेट इन्वेस्टर का पैसा है। देखिए मोदी जी अगर पैसा लाने की बात करेंगे तो मोदी जी जादूगर तो हैं, खैर, जैसे बुलेट ट्रेन का पैसा लेकर चले आए, 10-15 हजार करोड़ रुपए, एक चवन्नी आप बाहर जाइए मांगिए, मिलेगा आपको। कटोरा लेकर पाकिस्तान मांग तो रहा है, दे दे भाई, दे दे भाई, दे दे, मिल रहा है। और एक आदमी क्या है, दोस्ती के नाम पर गले में हाथ डालकर क्या है, क्या आओ ट्रेन लगाओ, बैठ बिठाओ, ये भी तो बात है ना। बुलेट ट्रेन जो है तो उसमें इंफ्रा का है, अब भले ही कहें, लेकिन वो पैसा क्या, पैसा तो नहीं कि जापान भूकंप आएगा और उखाड़ कर मैं लेकर जा रहा हूं। एफडीआई में जो पैसा आता है वो कहां जाएगा, वो तो यही रहेगा ना। तो इसलिए ये भी बात है कि अब ये मुख्यमंत्रियों को भी दिया गया अधिकार, नीतीश कुमार जी 3 बार चीन यात्रा पर गए थे पिछले रिजीम पर, लेकिन अगर निवेश की बात करेंगे तो बिहार को कोई उसका फायदा क्या है, नहीं हुआ। अगर फायदे की बात करेंगे, जैसे मैं आपको आप शायद जानते भी होंगे कि जमशेदपुर और कई ऐसे शहर हैं बिहार झारखंड में पुराने, जिसमें एयर कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से दिल्ली के अच्छे लोग जो है वो जॉब वगैरह करने के लिए आना नहीं चाहते। यूनिवर्सिटीज को लेकर भी यही मसला है, भाई समय बदल गया है ना, लोग सुविधाएं नहीं छोड़ेंगे। जब गांव में कम सुविधाएं होने की वजह से लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर चले जाते हैं हेल्थ और एजुकेशन सर्विसेज के लिए। कोई गांव में रहना चाहता है, क्यों नहीं रहना चाहता, उसका सबसे बड़ा कारण है फैसिलिटीज की वजह से। तो जो और बड़े शहर भी हैं, उस बड़े शहर के संदर्भ में क्या है, वो भी ये बात सोचता है। तो इंडस्ट्रियल कुछ सिटीज होने के बावजूद भी कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं, और उन कनेक्टिविटी के इश्यूज की वजह से कोई क्या है, आना क्या है, कोई जो बाहर से जो है वो आना नहीं चाहता। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो इंडिया में जो पश्चिमी राज्य थे और जो दक्षिणी राज्य थे, ग्लोबलाइजेशन में उनको ज्यादा फायदा, उनको ज्यादा निवेश हुआ, इनको अपर हैंड था। जो लैंड लॉक्ड स्टेट थे उनको कम फायदा हुआ, ये भी एक प्रवृत्ति थी। इसका मतलब क्या है कि ये प्रतिस्पर्धा केवल देश के भीतर ही नहीं है, ये प्रतिस्पर्धा देश के बाहर भी है। इसमें जो उदाहरण मैंने लिखा है आपको पता, लिख लीजिए कि जैसे दिल्ली मेट्रो का विकास केंद्र सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
और एक प्राइवेट जापानी निवेशक दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, उसका नाम है संविधान में, एनसीटी दिल्ली है, तो उसी का हिंदी होता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, और एक प्राइवेट जापानी निवेशक के बीच में ज्ञापन पत्र पर सहमति के आधार पर हुआ है। ज्ञापन पत्र पर सहमति के आधार पर क्या है हुआ है, तो ये हुआ एमओयू का, मैंने बता दिया। और इसमें लास्ट जो पॉइंट है वो है प्रतिस्पर्धी संघवाद, स्वच्छ शहरों का। अगला पॉइंट कौन सा है? नेक्स्ट लिखिए, हाँ अगला पॉइंट लीजिए। भारत में प्रतिस्पर्धी संघवाद एक नई प्रवृत्ति है जिसका विकास 2015 में नीति आयोग की स्थापना और शहरों के बीच स्वच्छता के सूचकांक पर उनकी तुलनात्मक स्थिति, शहरों के बीच स्वच्छता के सूचकांक पर उनकी तुलनात्मक स्थिति के संदर्भ में हुआ है। तुलनात्मक स्थिति के संदर्भ में हुआ है। लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है? दोनों पॉइंट को मैंने एक साथ कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि पहले ये पॉइंट क्या आए हैं, तो ये हुआ नई प्रवृत्तियां, ठीक है। अब इसके साथ ही बच्चों एक और क्वेश्चन आया है जो आपको देखने में नया लग सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया था फेडरलिज्म पर, जो यूपीपीसीएस में पूछा गया था और आईएएस में पूछा गया था। वो क्वेश्चन मैं यहां पर गेस कर रहा हूं कि बीपीएससी में पूछा जा सकता है। भारत और अमेरिका के संघात्मक प्रणालियों के बीच में कंपैरिजन कल मैंने करवाया था, ठीक है। बीपीएससी का क्वेश्चन है और ये 39वीं बीपीएससी का पुराना क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आप लिखिए यहां पर, अगला प्रश्न लिखिए, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय क्यों कहा जाता है? परीक्षण कीजिए। उनतालीसवीं जो बीपीएससी है बच्चों, उसमें यह सवाल क्या पूछा गया? भारतीय संविधान को अर्धसंघीय को इंग्लिश में कहते हैं क्वासी फेडरल। वो कौन सा बेईमान आदमी था जिसने ये बात कही थी? केसी भीयर ने। गलत कहा था। गलत कैसे कहा था कि अगर आप राजेश खन्ना को सुपरस्टार मान लेंगे तो अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को कभी सुपरस्टार मानेंगे? आपने पहले कह दिया कि राजेश खन्ना ही सुपरस्टार का पैमाना है। अगर आपने कह दिया कि अमेरिका ही फेडरलिज्म का पैमाना है, तो जो अमेरिका के फेडरलिज्म से थोड़ा भी डिफरेंट होगा आप उसको फेडरल स्ट्रक्चर पर क्या है मानेंगे नहीं। तो यहां पर भारतीय संविधान को, तो इस सवाल में मैं केसी भीयर साहब की खबर ले लेता हूं, लेकिन मुझे डर है कि कहीं रात में सपने में आकर कहने लगे कि तुमने आज बहुत बेइज्जती की है मेरी। और ये मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, एक बहुत बड़े विद्वान है भारतीय संविधान के, माधव खोसला, ये पॉलिटिक्स की सभी सड़ी गली किताबों में वही गाना चल रहा है, अर्धसंघात्मक है। विद्वान कहते हैं कि गलत बताकर चला गया भाई, पूरी जनरेशन वही पढ़कर पुरानी निकल गई। अर्धसंघात्मक का मतलब क्या निकलता है कि पूर्ण संघात्मक नहीं है। धूमिल ने कविता लिखी थी, बीएचयू के पढ़ने वाले थे, कि हमारी संसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी है, ठीक है। लोगों ने कहा धूमिल से कि क्या लिख दिया? उन्होंने कहा कि जो था वो लिख दिया, सही था वो, ठीक है। आधा क्या होता है? आधा मतलब गाली ही तो दे रहे हो कि तुम पूरा आदमी नहीं हो, तुम आधा आदमी हो। अगर आप किसी को कह देंगे वो दौड़ा लेगा, ठीक है, बकवास कर रहे हो। अर्धसंघीय क्वासी फेडरल, तो भारतीय संविधान को अर्धसंघीय जो है कहा जाता है। प्रश्न देने वाले ने एकदम कहा कि बेटा परीक्षण कर लेना, ठीक है, तो परीक्षण करते हैं। देखिए इस प्रश्न को करने के लिए भारत के संविधान में संघवाद है, लेकिन संघवाद के स्वरूप को लेकर, इसके नेचर को लेकर बच्चों अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बात की। इसको एक कहानी से आप समझिए। 10 अंधे थे, उनके सामने हाथी खड़ा था, तो उसमें से जिसने हाथी का सूंड छुआ उसने कहा कि हाथी तो अजगर के समान होती है, जिसने हाथी का पैर छुआ उसने कहा कि हाथी खंभे के समान होती है, जिसने पूंछ छुआ उसने कहा कि हाथी रस्सी के समान होती है। अब सब सही बात कह रहे थे, लेकिन अंशतः सही बात कह रहे थे, पूर्णतः सही कोई नहीं था। इसलिए जैन धर्म और दर्शन ये कहता है कि बेटा अपने पर जरूरत से ज्यादा अगर बल दोगे कि मैं ही सही हूं तो गलत हो जाएगा। और आप हिस्ट्री में एक सिद्धांत पढ़ते होंगे शादवाद, तो जैनियों ने कहा कि हमेशा ये कहो कि शायद ये सच है। निश्चित रूप से सच कुछ भी नहीं है। निश्चित रूप से सच क्या है? मौत के अलावा कुछ भी नहीं है। मौत का एक दिन मुय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? गालिब ने कहा था जब जाना ही है तो यार नींद तो आनी चाहिए, नींद नहीं आ रही है। कई लोग कहते हैं लेकिन इतना मेडिकल साइंस डेवलप हो गया है कि अमेरिका में लोगों ने 25-25, 35-35 हजार डॉलर खर्च करके अपनी क्लोनिंग को क्या है रखने का क्या है बीमा करवाया है कि जब मेडिकल साइंस डेवलप हो जाए तो हमको फिर से जिंदा कर देना। यहां चली गई दुनिया, दुनिया यहां चली गई। 5 साल बाद क्या होगा? दिल्ली से नहीं आना होगा, इस बोर्ड से दीपक सर निकलेंगे, क्लास लेंगे और चले चैट जीपीटी यूपीएससी वाले में फेल हो गया। बाकी सब एग्जाम में न्यूयॉर्क में 2 दिन स्कूल बंद करना पड़ा कि बच्चे कहीं चैट जीपीटी से सारा होमवर्क न कर लें। ऐसी मशीन, मतलब ऐसा एआई विकसित हुआ है कि रजनीकांत ने अपनी मूवी में दिखाया था कि ऐसी मशीन, ऐसा रोबोट डेवलप हुआ है जिसके भीतर इमोशंस आ जाते हैं।
इमोशंस क्या है कि अगर मशीन कहे कि अमी तुम्हारे भालो आचे, मतलब कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, ये क्या इमोशन हो गया ना? ये इमोशन मशीन में नहीं आ सकता, लेकिन इमोशन मशीन में आ रहा है। इसलिए कुछ भी, कोई भी दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है, और इसको पोस्ट मॉडर्निज्म इसी बात को कहता है। उत्तर आधुनिकवाद कहता है कि देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रुथ, देयर इज नो एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। इसलिए बताइए, हजारों साल पहले जैनियों ने बात कही कि कुछ भी क्या है निश्चित रूप से सत्य नहीं होता। इसलिए भारत के संविधान को जिन लोगों ने स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, वो ठीक नहीं थे। संघवाद के स्वरूप पर विभिन्न लोग विभिन्न बातें कहते हैं। क्या क्या बातें कहते हैं? तो बच्चों, यहां पर केसी वीयर ने क्या कहा? केसी वीयर का कहना था कि अमेरिका पूर्ण संघात्मक है, और सुन लो 135 करोड़ भारतवासियों, तुम लोग नकली हो, अर्ध संघात्मक हो। डीडी बसु से भी नहीं रहा गया, उन्होंने भी बहुत बढ़िया किताब लिखी। डीडी बसु ने कहा कि सामान्य स्थिति में संघात्मक है, और आपात स्थिति में क्या है? एकात्मक है। धन्य है डीडी बसु, उन्होंने भी ये बात कह दी। एकात्मक संघवाद है। फिर इसी तरह से बच्चों, ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा कि हे भारत के संविधान बनाने वालों, तुम्हारे पद कमल अगर मिल जाएं तो उनकी वंदना कर लूं। उन्होंने पूरा कहा कि तुम लोग क्या है, सहकारी संघवाद का कॉन्सेप्ट लेकर आए। मोरिस जोन्स ने कहा कि इसमें सौदेबाजी संघवाद है, राज्य जो है वो सौदा करते हैं, सौदेबाजी संघवाद है, ठीक है। और प्रोफेसर एमपी सिंह ने अपनी किताब इंडियन पॉलिटिक्स में कहा, एनसीईआरटी भी इस कॉन्सेप्ट को यूज करती है। ये वर्ल्ड लेवल पर फेडरलिज्म के सबसे बड़े विद्वान हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, हम लोग के सर हैं ये। इंडियन फेडरलिज्म किताब है इनकी, इंडो कनाडा चैंबर के हेड हैं, यूपीएससी के पैनल में हैं। सुन लो, कैमरे के सामने बात बोल रहा हूं, और टेक्नीशियन इस बात को हटा देंगे, ठीक है। एमपी सिंह यूपीएससी के पैनल में है, इंटरव्यू में बैठते हैं, पेपर बनाते हैं, इंडो कनाडा चैंबर के हेड हैं। आप लोगों के बीच में आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कितने बड़े आदमी हैं, ठीक है। उन्होंने जो फेडरलिज्म पर कहा, वो अथॉरिटी माने जाते हैं। इंडिया और कनाडा दोनों पर उनका क्या है, काम है। उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, असम्मित संघवाद, जो एनसीईआरटी में शामिल है संघवाद के चैप्टर में। इतने लोगों ने इतनी बातें की। तो ये उत्तर में आपको लिखना पड़ेगा कि यहां पर उत्तर में ये पॉइंट्स लिखिए, ये पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताया है, ये आप लिखिए। ये क्या है, सामान्य स्थिति में संघात्मक है, और इसको यहां पर करेक्शन के साथ लिखना है, आपात स्थिति में क्या है, एकात्मक है। केसी वीयर अर्धसंघात्मक, डीडी बसु सामान्य स्थिति में संघात्मक, आपात स्थिति में एकात्मक, ठीक है, ये हो गया। ग्रैनविल ऑस्टिन सहकारी संघवाद, मोरिस जोन्स सौदेबाजी संघवाद, और एमपी सिंह असम्मित संघवाद। मोरिस जोन्स हैं ये, मोरिस जोन्स, ठीक है। अब इसके बाद नीचे लिखिए, ये पांचवा आपने नोट कर लिया, अब नीचे लिखिए पांचवा, एमपी सिंह असम्मित संघवाद, असिमेट्रिकल। मोरिस जोन्स सौदेबाजी, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, बार्गेनिंग करते हैं यहां पर। जैसे दुकान में जाकर आप कहते हैं कि 10 रुपए का सामान, आप कहते हैं यार 8 रुपए में दे दो, अच्छा छोड़ो, तो तुम्हारा ना हमारा 9 रुपए में दो। असम्मित, हाँ, असिमेट्रिकल। एनसीईआरटी में शब्द यूज किया गया असमतोल, जहां इकाइयों का दर्जा बराबर न हो, ठीक है। अब इसके नीचे लिखिए, उसके आंसर की तरफ आप बढ़ रहे हैं। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है, उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय संघवाद की प्रकृति को अलग अलग आधारों पर देखा गया है, अलग अलग आधारों पर देखा गया है, और इसके लिए अलग अलग विशेषण प्रयोग किए गए हैं, इसके लिए अलग अलग विशेषण प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। अब थोड़ा अलग अलग विशेषण प्रयोग किए गए हैं, ऊपर मैंने बता दिया कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग दृष्टिकोण से देखा। अब जैसे एक और टर्म यूज किया जाता है इंडिया के, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल को पढ़ते हैं, 8वीं अनुसूची को पढ़ते हैं, 22 भाषाएं मिलती हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि भारत भाषाई संघवाद का उदाहरण है, ठीक है, अलग अलग विशेषण हो गए। अब यहां पर बच्चों केसी वीयर को देखते हैं। जो केसी वीयर साहब हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जिसको आप संघवाद कहते हैं, उस संघवाद में दो स्तर की सरकारें होती हैं, दो स्तर की सरकारें होती हैं। एक को उन्होंने कहा जनरल गवर्नमेंट, आम सरकार, इसको उन्होंने जनरल गवर्नमेंट कहा, और दूसरे को उन्होंने रीजनल गवर्नमेंट कहा, क्षेत्रीय सरकार कहा। अच्छा, जब आप दो भाई बता देंगे तो दोनों भाइयों के बीच में रिश्ता भी बताना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में रिश्ता भी बताया उन्होंने। उन्होंने कहा कि ये एक दूसरे से पृथक होते हैं, और ये एक दूसरे से क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। इनका अलग अलग क्षेत्र होता है। जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 ये कहता है कि संसद पूरे देश के लिए कानून बनाएगी, ठीक है। तो संसद क्या हो गई, वो जनरल गवर्नमेंट हो गई, और राज्य जो है, राज्य के भू क्षेत्र के लिए कानून बनाएंगे। तो एरिया तो अलग हो गया दोनों का, एरिया क्या हो गया, ज्योग्राफिकल एरिया तो क्या हो गया, ज्योग्राफिकल एरिया अलग अलग हो गया, ठीक है। लेकिन क्या दोनों सरकारें स्वतंत्र हैं? दरअसल ये स्वतंत्र नहीं है, ये निर्भर है। लेकिन केसी वीयर ने अपनी परिभाषा में इस पॉइंट का प्रयोग किया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को जब उन्होंने देखा तो उनको लगा कि ये फीचर तो है ही नहीं, और इसलिए केसी वीयर को हो गया दृष्टिदोष। उन्होंने कहा कि अर्धसंघात्मक है, पूरा होने के लिए दोनों होना जरूरी है। फिर भारत के एक बहुत बड़े विद्वान, समकालीन विद्वान माधव खोसला आए। माधव खोसला ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से किताब निकली,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें लिखा कि केसी भी गलत बताकर गए हो, तुमको भगवान स्वर्ग से नरक में भेज दे, तुमने सत्यानाश कर, मतलब ऐसा नहीं कहा, मैं थोड़ा बड़ा चढ़ा कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन भाव यही था। यहाँ पर जो भाव था वो भाव क्या है, यही था। समझ में आया आपको? इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? अब इसको मैं लैंग्वेज में लिखा देता हूं क्योंकि ये पूछा गया। लैंग्वेज में लिखा दूं ना? हाँ लिख लीजिए, चेंज करना है, चल तो रहा है अभी, और रुक जाओ उसको पूरा कर लूं। इसको आप लोग लैंग्वेज में लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी ने पूछा है। और देखिए क्या होता है, जैसे कई बार बच्चे सोचते हैं, जब नए तैयारी करने वाले बच्चे आते हैं, सर क्वेश्चन रिपीट होता है क्या? तो हम लोग पूछते हैं कि रामायण पढ़े हो, रामचरितमानस पढ़े हो? हाँ सर सुना तो है। उसमें राम सीता को बदल दोगे क्या तुम? किरदार तो बदलेंगे नहीं, इसलिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, भाषा बदल जाती है। और जब किसी भी सेगमेंट में, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, जब आपको 4 ही सवाल पूछना है, 5 कितने सवाल पूछे जाते हैं? पॉलिटी के कितने सवाल पूछे जाते हैं? 4। 4 सवाल पूछना है तो अब आप नॉन इंपॉर्टेंट सवाल पूछोगे, हमेशा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाएगा। और इंपॉर्टेंट सवाल क्या होता है, किसी भी टॉपिक में लिमिटेड होता है। एक बिहार के संदर्भ में ही तो बता रहा हूं। जैसे ये गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रखना, एक टॉपिक के जितने इंपॉर्टेंट सवाल हैं, वो इंपॉर्टेंट सवाल अगर आपने तैयार कर लिए तो मैं गारंटी ले रहा हूं सवाल मिस नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अब नेक्स्ट जो है, इसमें यहां पर आप लिखिए, केसी वीयर ने संघवाद को परिभाषित करते हुए कहा, संघवाद को परिभाषित करते हुए कहा कि इसमें 2 स्तर की सरकारें होती हैं, आम सरकार जनरल गवर्नमेंट और क्षेत्रीय सरकार। ये दोनों सरकारें एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र होती हैं। लेकिन भारत के संविधान में अमेरिका के संघवाद से तुलना करते हुए, अमेरिका के संघवाद से तुलना करते हुए जिस प्रकार के संघात्मक प्रणाली का विवेचन है, जिस प्रकार के संघात्मक प्रणाली का विवेचन है, उसमें सरकारें एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसलिए भारत में संघात्मक प्रणाली, इसलिए भारत में संघात्मक प्रणाली सरकारों के पृथकता की विशेषता तो रखती है, सरकारों के पृथकता की विशेषता तो रखती है, लेकिन लेकिन स्वतंत्रता की विशेषता नहीं रखती है। इसलिए अमेरिका पूर्ण संघात्मक है और भारत अर्ध संघात्मक है। भारत क्या है? अर्ध संघात्मक है। किंतु केसी वियर के इस विवेचन को, केसी वियर के इस विवेचन को सही नहीं माना जाता है। भारत भी संघात्मक प्रणाली वाला देश है, लेकिन उसमें कुछ एकात्मक विशेषताएं हैं। एकात्मक विशेषताएं हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, जो मैंने कल भारत अमेरिका का लिखाया था, अब उसके बाद सारा पॉइंट इसके बाद वो आएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन जो लेंथ जो चाहिए वो लेंथ मिल जाएगी। जैसे ये तो किसी वियर से शुरू हुआ, लेकिन किसी वियर अटक कहां गए? भारत और अमेरिका के बीच में जो अंतर था, उस अंतर को सही एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो आप अपने आंसर में अंतर बताएंगे। आप क्यों कह रहे हैं कि आप गलत बता कर गए हो, सही क्या है? तो सही में वो पॉइंट आप क्या बताएंगे, और वहां पर फिर बाधा खोसला कर आप नाम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे कैटेगरी, इसमें 2 वैरायटी के क्वेश्चंस और हैं। एक तो है कि संघात्मक तनाव पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसको डिस्कस कर देता हूं। और इसी के साथ केंद्र राज्य संबंधों का जो प्रशासनिक आयाम है, तो वो भी एक प्रकार का क्वेश्चन है, मतलब सेंट्रल स्टेट रिलेशन का। लेकिन हम लोग सेंट्रल स्टेट रिलेशन को थोड़ा अलग करेंगे, क्योंकि वहां से आपको क्वेश्चन मतलब विधायी संबंध पर भी पूछ सकता है, वित्तीय पर भी पूछ सकता है, प्रशासनिक पर भी पूछ सकता है। संघवाद से जुड़े हुए जितने क्वेश्चन हैं, उसमें 1-2 प्रकार के जो क्वेश्चन और हैं, एक ब्रेक के बाद मैं उसको क्या है डिस्कस करता हूं, ठीक है।
यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसमें संघात्मक जो मुद्दे हैं उन पर भी एक प्रश्न क्या है पूछा गया है, और एक बहुत ही चर्चित या आप कह सकते हैं कि बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है इस टॉपिक का, और वो है संघात्मक तनाव का मुद्दा। भारत जो है वो राज्यों का संघ है, और राज्यों का संघ होने के कारण भारत में राज्यों के बीच में और केंद्र और राज्य के बीच में तनाव होता है। तो एक क्वेश्चन यहां पर मैं आपसे गेस कर रहा हूं जो इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, कभी भी पूछा जा सकता है, जो प्रोबेबल क्वेश्चन है कि जो संघात्मक तनाव है, फेडरल जो टेंशन है, ये फेडरल टेंशन इंडिया में क्या है? संघात्मक तनाव क्या है? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि संघात्मक विवाद क्या है, या यह भी हो सकता है कि संघात्मक मुद्दे आपसे पूछे जाएं, टेंशन, डिस्प्यूट एंड इश्यूज। तो सबसे पहले क्या है कि जितने भी तनाव या विवाद या मुद्दे हैं उनको हम लोग दो वर्गों में बांट सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो राज्यों के बीच हैं, इंटर स्टेट है, राज्यों के बीच इंटर स्टेट टेंशन है, और कुछ ऐसे हैं जो केंद्र और राज्य के बीच में है, केंद्र और राज्य के बीच, जिसको कहते हैं सेंटर स्टेट। सेंटर स्टेट जो इश्यूज हैं ये हैं। अभी आप में से किसी के हाथ में एनसीईआरटी दिख रही थी, तो मैं ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चंस कहां से आते हैं। ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ये जो चैप्टर है ये बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, संघवाद। यहां से 7 से 8 क्वेश्चन आया है, ठीक है ना? ये आप लोग भी देख लीजिए, संघवाद, क्योंकि चैट मेरे सामने नहीं है तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके नहीं ले पा रहा हूं। इसमें संघवाद को समझाया गया है, वो सब मैंने आपको बता दिया है, संघवाद की विशेषताएं बता दी हैं, भारतीय संविधान में जो संघवाद है उसको विशेषता बताने के साथ ही मैंने बता दिया है। इसमें यहां पर सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद, ये भी मैंने आपको बता दिया है। कल का टॉपिक जो है ये है, और पढ़ा है इस किताब को? नहीं पढ़ा तो पढ़ना पड़ेगा। ये जो है ना भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव, ठीक है, ये जो यहां है वो किसी भी किताब में नहीं है, मतलब दुनिया की जो बेहतरीन किताबें हैं उसमें भी नहीं है, ठीक है। अब इसमें केंद्र राज्य जो संबंध है, उस संबंध को मैंने एक तरफ लिखा, केंद्र राज्य के बीच का संबंध। केंद्र राज्य संबंध जो है उसमें क्या क्या मुद्दे हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको मैं समझा रहा हूं, लेकिन इन पॉइंट्स को आपको लिखना है और यहीं से एक बात समझना पड़ेगा, ठीक है। तो केंद्र और राज्य के बीच के क्या विवाद है, और केंद्र और इसके साथ ही राज्यों के बीच के क्या विवाद है, दोनों विवाद क्या है? संघात्मक विवाद है। जैसे कुछ राज्य ऐसे हैं या एक समय विशेष पर अलग अलग राज्य मिलकर स्वायत्तता की मांग करते हैं, स्वायत्तता की मांग करते हैं, ऑटोनॉमी की मांग करते हैं, स्वतंत्रता की मांग नहीं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमको इंडिपेंडेंट स्टेट बनने का मौका दो, स्वायत्तता की मांग करते हैं। क्या स्वायत्तता है भाई? तो हमको प्रशासनिक स्वायत्तता दीजिए, वित्तीय स्वायत्तता दीजिए, विधायी स्वायत्तता दीजिए। दो शब्द हैं जिनमें पॉलिटी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक है स्वतंत्रता, जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोग ये कहते हैं कि कोई राज्य स्वतंत्र बने, जैसे स्वतंत्र जम्मू कश्मीर, इसका मतलब वो भारत से अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को ज्यादा स्वायत्तता दिया जाए तो भारत से संबद्ध रहकर उसको पावर्स क्या ज्यादा दिए जाए। तो स्वायत्तता का मतलब है कि यूनिट इज रिलेटेड विद द जनरल गवर्नमेंट बट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड फ्यू मोर पावर्स, हम कुछ ज्यादा शक्तियां देने जा रहे हैं। तो ये स्वायत्तता की मांग क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या है? क्या इसकी कोई हिस्ट्री है? 1969 में बच्चों एक तमिलनाडु में क्या है राजमन्नार समिति बनाई गई थी, जिसने सबसे पहले क्या है ये क्या है स्वायत्तता की मांग की थी, राजमन्नार समिति ने, ठीक है। फिर इसके साथ ही बच्चों 1970s के एरा में एक व्हाइट स्टेट, एक क्या है व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र प्रस्तुत किया गया था पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। श्वेत पत्र क्या होता है, व्हाइट पेपर क्या होता है? स्टेटस रिपोर्ट होती है कि अभी क्या स्थिति है। इसमें भी स्वायत्तता की मांग पश्चिम बंगाल के द्वारा, यहां पर तमिलनाडु ने की थी, तमिलनाडु ने की थी, और उसके बाद किसने किया? पश्चिम बंगाल ने किया। उसके बाद पश्चिम बंगाल ने क्या है इसको किया, ठीक है। तो ये हुआ, पश्चिम बंगाल ने कर दिया। फिर इसके बाद क्या है, पंजाब में ये मांग हुई, पंजाब में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आया, ठीक है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। मतलब भारत में क्या है एक पूरी हिस्ट्री आपको मिलेगी स्वायत्तता की। अच्छा, अब इसमें क्या है बच्चों की एक और चीज यहां पर समझने की है कि ये जो स्वायत्तता मांग रहे हैं ये किन क्षेत्रों में मांग रहे हैं। ये स्वायत्तता जो है वो तीनों क्षेत्रों में मांग रहे हैं, विधायी क्षेत्रों में, लेजिस्लेटिव, वित्तीय क्षेत्रों में, और इसके साथ ही क्या है ये प्रशासनिक क्षेत्रों में क्या कर रहे हैं, स्वायत्तता क्या है मांग रहे हैं। विधायी, वित्तीय और प्रशासनिक, इनका कहना है कि इनके पास जो कानून बनाने की शक्तियां हैं, वो शक्तियां जो बंटवारा किया गया है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में, ये बंटवारा बदला जाए और इस बंटवारे को राज्यों के पक्ष में किया जाए। जो हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची में जो विषयों का बंटवारा है, ये बंटवारा किसके पक्ष में किया जाए? राज्यों के पक्ष में किया जाए। अब ये केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। जैसे किसी बच्चे के पास अगर 100 खिलौने हो और किसी बच्चे के पास मात्र 61 हो, तो जो 61 वाला बच्चा है वो गरीब बच्चा है 100 वाले के कंपेरिजन में। केंद्र को 100 विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। तो इनका ये कहना है कि ये जो बंटवारा है संविधान में, ये राज्यों के पक्ष में किया जाए। स्वायत्तता की मांग में पहली मांग तो ये है। दूसरा ये कहते हैं कि हमको गरीब क्यों बनाया गया? हमारे पास क्या है, कमजोर आर्थिक स्रोत हैं, तो हमारे जो कर राजस्व हैं, इन कर राजस्व के स्रोतों को क्या बढ़ाया जाए। केंद्र ने हमें क्या कमजोर कर दिया है,
केंद्र जो है वो क्या है, हमको क्या है, कमजोर कर चुका है। इस बात को क्या है, वो यहां पर कह रहे हैं। केंद्र ने कमजोरी नहीं किया, जो विषय राज्यों के पास थे उसको केंद्र ने भी अपने पास कह ले लिया। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण ले रहा हूं, उसको अदरवाइज नहीं, मान लीजिए कि किसी के घर में पेट्रोल का कुआं निकल जाए, तो समझदारी तो इसी में है कि पड़ोसियों तक भी भनक ना लगे, और एक बाल्टी रोज पेट्रोल निकालो, अपनी गाड़ी में डालो, घूमो, कैसा जीवन होगा, एकदम आराम से। लेकिन आदमी तो पापी है। अब वो ये सोचेगा कि अगर इस पेट्रोल को मार्केट में बिक्री करते तो और फायदा होता। ये जो रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज पर कंट्रोल किसका है? जैसे कई बार जब हम लोग बच्चों से पूछते हैं कि पेट्रोल का कुआं किसके गांव में निकले, बच्चे जब नए बच्चे आते हैं वो कहते हैं सर हमारे गांव में पेट्रोल का कुआं हो। बेटा जिस दिन पेट्रोल का कुआं मिल जाएगा ना, उस दिन ओएनजीसी जो है छापा मार के सबको बाहर कर देगी, उसको घेर लेगी और निकालना क्या शुरू कर देगी। सारा स्वामित्व और नियंत्रण किसके पास है? केंद्र के पास। इसलिए झारखंड जैसे राज्य भी कहते हैं कि अरे यार हमारी रॉयल्टी तो दे दो, कोयला तो तुम ले ही गए, तुम्हारे हमारे कोयले से पूरा हिंदुस्तान उजाला हो रहा है और झारखंड में अंधेरा है। झारखंड में क्या है? तो फिर दुष्यंत की दो लाइनें यहाँ पर कि कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। तो ये क्या है, राज्यों की ये भी शिकायत है कि हमको कमजोर रखा गया है, हमारे स्वतंत्र आर्थिक वित्तीय क्या है स्रोत हो। अब जैसे क्या है, केंद्र ने, जो अंबेडकर जी ने देखिए क्या किया, अंबेडकर ने कहा कि खेती राज्य ले लें, कृषि क्या है, कृषि को ऑलरेडी अंग्रेज क्या निचोड़ चुके इसने। कृषि राजस्व से किसी राज्य को कितना मिलता है? तहसीलदार की ऑफिस कभी भी आपने चमकती हुई देखी? तहसीलदार की ऑफिस, नायब तहसीलदार की ऑफिस, सब क्या है। लेकिन जो कमर्शियल टैक्स ऑफिसर की गाड़ी, उसकी चीजें देख लीजिए भाई, जहां जिस डिपार्टमेंट में पैसा होगा वहां बिल्डिंग भी चमकेगी। सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल सा क्या है फार्मूला है। अब इसके साथ गडकरी जी आए, गडकरी जी ने इतना दिमाग लगाया कि आज जो जो यहां पर हम लोग ये कहेंगे कि आज जो सड़क मंत्रालय उसके पास, रेलवे के पास क्या, रेलवे से ज्यादा क्या पैसा है, रेलवे से क्या है ज्यादा पैसा है। तो इसलिए यहां पर वित्तीय मांग भी है। फिर प्रशासनिक स्वायत्तता की मांग है। 50% आईएएस ऑफिसर बिहार में सीधे डायरेक्टली आएंगे और 50% बीपीएससी के प्रमोट जो होंगे वो आईएएस बनेंगे। लेकिन ये जो 50% आईएएस ऑफिसर्स हैं, यही पूरा स्टेट क्या करते हैं, चला रहे हैं। सारा राज्य कौन चला रहा है? आईएएस ऑफिसर। और अब बच्चों यहां पर समझना है कि अगर आप सिविल सेवा को समझेंगे, भारत में सिविल सेवाएं, सिविल सर्विसेज, सिविल सेवाएं क्या होती हैं? जो रक्षा सेवा से, जो एनडीए से, सीडीएस से और जो न्यायिक सेवा से, इन दोनों से क्या है, भिन्न है, उसको क्या कहते हैं? सिविल सेवा कहते हैं। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। सिविल सेवा की जो तैयारी आप कर रहे हैं, इसमें आप देखिए कि आप ऑल इंडिया सर्विसेज में जा सकते हैं, आप सेंट्रल सर्विसेज में जा सकते हैं, आप प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं में आप जा सकते हैं। अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं, इन सेवाओं में आप जा सकते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं? जिनके अधिकारियों की नियुक्ति जो होती है वो क्या होती है, पूरे देश में भी होती है, मतलब राज्यों में भी होती है, और इसके साथ ही क्या है, केंद्र में भी होती है। राज्य और केंद्र दोनों में होती है। इनका मायका केंद्र है और इनकी ससुराल क्या है, राज्य। ससुराल में कभी दुख हो जाता है तो केंद्र इनसे पूछता है कि मायके आना है। आजकल तो ऐसा भी हो गया है कि कुछ लोग ससुराल गए वहां से लौट ही नहीं रहे हैं, केंद्र बुला रहा है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, करें नहीं नहीं आऊंगा, यहाँ बहुत अच्छा लगा है। वेस्ट बंगाल वाले मुखर्जी साहब का केस देखिए, आईएएस आईपीएस, और ममता दीदी तो एकदम गुस्से में रहती है। दीदी के यहाँ तो खबर चली जाए कि कोई आईएएस ऑफिसर प्रोबेशन पर दिल्ली जाने वाला है, उसकी तो बाट लगा दें। तो केंद्र आजकल दुखी चल रहा है कि कोई अधिकारी अपने मायके नहीं आ रहा है, क्योंकि मोदी जी ने हड़कंप मचा के रखा है। 10 बजे ऑफिस पहुंचो, बायोमेट्रिक, आईएएस ऑफिसर हो तो क्या हुआ, बायोमेट्रिक। दोपहर में भी एक बार होता है, क्योंकि मोदी जी को पता है कि दोपहर में सब निकल लेते हैं, फिर शाम को भी होगा। तो हम लोगों के जो पढ़ाए हुए बच्चे कहते हैं कि सर दिल्ली नहीं आना है सर, क्योंकि वहां माहौल बहुत खराब है। हम लोग पूछते हैं मजाक में कि क्या माहौल खराब है, बताओगे कुछ कि माहौल में क्या खराबी है? वो कहते हैं नहीं सर वहां पे बहुत काम है और एकोमोडेशन भी नहीं है। सारे अधिकारियों को क्या, जैसे स्टेट में जो पटना में आईएएस ऑफिसर है उसको क्या बंगला मिलेगा, माली मिल जाएगा, इसके साथ ही रसोइया भी मिल जाएगा, आराम से जिंदगी चल रही है, स्टेट कैपिटल में पड़े हुए हैं। दिल्ली में आओगे तो कई बार मेट्रो से भी मोदी जी के साथ जाना पड़ेगा, और मेट्रो में जब मोदी जी चलेंगे तो तुमको चालू वाले में बैठा देंगे। ये अखिल भारतीय सेवाएं, तो आईएएस, आईपीएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा एंड भारतीय पुलिस सेवा, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये दोनों में, मतलब इनके अधिकारी केंद्र और राज्य दोनों में नियुक्त होते हैं। ये क्या होते हैं, ये केवल केंद्र में नियुक्त होते हैं। जैसे अगर हम लोगों का पढ़ा हुआ कोई स्टूडेंट पटना में इंडियन रेवेन्यू सर्विस में है, भारतीय राजस्व, जैसे प्रभाकर मेरा पढ़ा हुआ स्टूडेंट भारतीय राजस्व सेवा में है, और इसमें दो है, आयकर है, इनकम टैक्स है, और जीएसटी भी है, कस्टम ड्यूटी भी है। तो यहां पर क्या है कि या तो आयकर कमिश्नर बनेगा, इनकम टैक्स कमिश्नर बनेगा, या फिर क्या कस्टम कमिश्नर होते हैं लोग, या जीएसटी वाला भी आ जाता है। ये केवल केंद्र में है। जितने भी विषय संघ सूची में है, जैसे डाक तार केंद्र की हो जाएगी, टेलीकम्युनिकेशन केंद्र का हो जाएगा, ठीक है, ये केंद्र सरकार की नौकरियां। फॉरेन सर्विस क्या है, केंद्र सरकार। ये क्या है, ये फॉरेन है, विदेश सेवा है, विदेश सेवा केंद्र। ये सेंट्रल सर्विस है, ये क्या है, ये सेंट्रल सर्विस है, केंद्रीय सेवा है। और बीपीएससी क्या है, ये प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज है। ये कहां पर रहेंगे, केवल राज्य में रहेंगे। ये है। अब ये जो आईएएस ऑफिसर्स हैं इनके बारे में, आईएएस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, इनकी नियुक्ति कौन करता है, यूपीएससी। यूपीएससी किसके अंडर आती है, डीओपीटी के। तो यूपीएससी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के आती है, और ये केंद्र सरकार के भीतर है। इनका कैडर कौन डिसाइड करता है, कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है? आईपीएस की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होम मिनिस्ट्री है, बाकी सबका डीओपीटी है, ठीक है। जैसे पुलिस सर्विस है तो किसको बिहार कैडर मिलेगा, ये होम मिनिस्ट्री तय करती है, किसको यूपी कैडर मिलेगा। तो यहां पर कैडर भी किसको कौन तय कर रहा है, केंद्र। ट्रांसफर भी जो होगा वो कौन तय कर रहा है, इंटर कैडर ट्रांसफर, यहां पर एक कैडर से दूसरे कैडर केंद्र कर रहा है। यहां पर राज्य में जो नियुक्ति किस जिले में होगी इसको कौन तय कर रहा है, ये राज्य सरकार तय कर रही है।
इसलिए राज्यों को लगता है कि ये अपने अधिकारी हैं ही नहीं, इसलिए कई राज्यों ने इनकी संख्या कम कर दी है। दीदी बंगाल में आईएएस और आईपीएस की वैकेंसी खाली रहती है, लेकिन वो यूपीएससी को बताती ही नहीं है, क्योंकि दीदी को यह है कि ना आईएएस आ जाएगा तो मोदी जी डायरेक्ट रात में फोन कर देंगे, और आईएएस ऑफिसर मायका तो केंद्र ही है ना, नमक तो वहीं का खाया है, तो इसलिए उसको क्या है जवाब देना पड़ेगा। इसलिए कई स्टेट ऐसे हैं जो 50-50% का रेशियो भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये तनाव चल रहा है। इवन जो पुलिस एजेंसीज हैं उनमें भी डायरेक्टर पोस्ट पर अपॉइंटमेंट के लिए आईपीएस ऑफिसर्स नहीं है। जैसे मान लीजिए सीआईएसएफ, इसमें आईपीएस ऑफिसर्स जाएंगे, बीएसएफ इसमें आईपीएस ऑफिसर जाते हैं, सीबीआई इसमें भी आईपीएस ऑफिसर्स जाते हैं। सीबीआई की तो मान लीजिए कि कोई भी उसमें जाना चाहेगा, वहां तो गृह मंत्री अमित शाह के करीबी होने का क्या है, मौका मिलता है। ये क्या है, सिविल सेवाओं का पूरा ढांचा है, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और प्रांतीय सेवाएं। इसमें जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो सबसे प्रमुख हैं, और जिसमें अंतिम जो नियंत्रण है वो केंद्र का है। इसलिए राज्य चाहते हैं कि ये इस मामले में क्या है उनको दिया जाए, और इसीलिए आपको जानकर सरप्राइज होगा कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज भारत में नहीं बन पा रही है, क्योंकि राज्यों को डर है कि राज्य जो है वो डरते हैं कि केंद्र जो है यहां पर जुडिशरी पर क्या करेगा, कंट्रोल कर लेगा। मोदी जी ने ऑर्डर दिया है, हर जगह कब्जा है। ऐसा ऐप बनवाया है कि अगर एक मिनिस्ट्री में कोई भी फाइल होती है सब पीएमओ के पास चला जाता है, तो पीएमओ से फोन आ जाता है, तो मंत्री सब क्या है। ये आप क्या है सिविल सेवाओं के संदर्भ में, तो ये है बच्चों, ये प्रशासनिक स्वायत्तता का मुद्दा है, और ये प्रशासनिक स्वायत्तता का मुद्दा ऑल इंडिया सर्विसेज को लेकर है। ये है स्वायत्तता की मांग, ये है संघात्मक तनाव। भारत में जो दूसरा तनाव है बच्चों, वो है नए राज्यों की मांग को लेकर। नए राज्यों की जो मांग है, इस मांग को लेकर दूसरा तनाव है। भारत में कोई भी ऐसा शायद ही बड़ा राज्य होगा इस समय जहां पर नए राज्य की क्या है मांग ना हो। तो ये जो नए राज्य की मांग है, जैसे अगर हम लोग पूर्वोत्तर से चलें, आसाम में बोडोलैंड, पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड। अब गोरखा नेपाली ये कह रहे हैं कि हम दीदी के साथ बंगालियों के साथ नहीं रहेंगे। क्यों नहीं? नहीं, ये बहुत क्या है, हमसे और उनकी पहचान अलग है। अगर आप उनसे पूछेंगे कि क्यों नहीं रहेंगे, तो उनका ये कहना है कि गोरखा पहचान को इज्जत देना है, भाई को फुल इज्जत चाहिए, भारतीय संविधान के अनुसार गोरखालैंड चाहिए। और भी छोटी छोटी डिमांड है। अभी आपने देखा होगा कि मणिपुर के इलेक्शन में क्या है, एक गलत डिमांड आ गई। इस तरह से अगर आप बिहार में भी आएंगे तो बीच कभी कभी क्या मिथिलांचल की मांग क्या हो जाती है। मैथिली भाषा को जब से 8वीं अनुसूची में दिया है, भोजपुरी वालों का दुख बहुत बढ़ गया है। अब भोजपुरी है इंटरनेशनल लैंग्वेज, सूरीनाम, त्रिनाद टोबैको, गुयाना, हर जगह क्या है, सब जगह चली। महुआ चैनल का सौभाग्य भोजपुरी को प्राप्त है, ये भी बात है। और भोजपुरी का लेकिन दुखड़ा क्या है, भोजपुरी का दुखड़ा ये है कि मतलब या विदेशी ठाकुर को छोड़कर यहां पर कोई भी क्या है बड़ी पर्सनालिटी क्या है नहीं। और लिखने में कुछ, जो भोजपुरी वाले बोलने में बड़े तेज हैं, लेकिन अगर लिखने के लिए कह देंगे तो नील बटा सन्नाटा है। लेकिन भोजपुरी वालों ने भी आशा नहीं छोड़ी है, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि हमको 8वीं अनुसूची में क्या है दर्जा दो। क्या फायदा मिलेगा? भोजपुरी साहित्य जो पब्लिश होगा उसको साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ क्या मिल पाएगा। भोजपुरी जो फिल्में हैं, हालांकि फिल्में बहुत ही घटिया होती हैं, लेकिन भोजपुरी फिल्मों को फिल्म फेयर अवार्ड मिलने का क्या है मौका मिलेगा। अभी आपने देखा होगा ऑस्कर मिलने के बाद क्या माहौल रहा है भारत में। तो भोजपुरी के जो कलाकार हैं वो व्यथित हो जाते हैं, वो कि हाय 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 मैथिली को दे दिया और भोजपुरी को नहीं दिया। और कई बार तो कहते हैं कि हम भोजपुरी स्टेट बनाएंगे। भोजपुर सोशियो कल्चरल एक जोन है ना, ये भाषाएं क्या है सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र का निर्माण करती हैं। जैसे बिहार में मगही है, मागधी है, भोजपुरी है, मैथिली है, बच्चिका वगैरह को तो आप छोड़ दीजिए। अब ये जो बोलियां हैं, इन बोलियों में एक बहन को आपने क्या कर दिया, दर्जा दे दिया, बाकी 4 बहनें क्या है सोच सोच कर दुखी हो रही हैं कि हमारा भाग्य फूट गया इसके। तो ये क्या है, ये भी डिमांड है। ये मत सोचिए, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक भी मांग है कि आप हमारी भाषा को इज्जत नहीं देते हो। इसलिए यहाँ पर 3 है, लेकिन एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो ये भी है। तो नए राज्यों की मांग, गोरखालैंड, बोडोलैंड, मिथिलांचल की भी दबे स्वर से मांग हो जाती है। फिर बुंदेलखंड की मांग है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को मिलाकर। विदर्भ की मांग है, कुर्ग की मांग है, ऊंट कमंड पहाड़ियां जो वहां पर। फिर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इनको मिलाकर दंडकारण्य प्रदेश बनाने की मांग है। ये सब बड़ी डिमांड है, छोटी छोटी डिमांड को तो आप छोड़ दीजिए। तो ये जो डिमांड है, ये डिमांड भी क्या है, एक क्या है विवाद का मुद्दा है, नए राज्यों की मांग। इसके साथ ही बच्चों जो तीसरा जो विवाद का मुद्दा है वो है राज्यपाल। राज्यपाल केंद्र राज्य संबंधों में जैसे सास बहू के संबंध खराब होते हैं, वैसे ही केंद्र राज्य के संबंध को खराब करवाने में राज्यपाल की बहुत अहम भूमिका रही है। अगर किसी राज्यपाल के मन में आ जाए तो 5 मिनट में केंद्र राज्य का संबंध क्या कर सकता है, खराब करवा सकता है। अब एक नया खिलाड़ी आ गया है संबंध खराब कराने में, वो विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष अलग खेल कर रहा है, क्योंकि जब कोई सरकार में दल बदल वगैरह का मामला होता है तो जो डिसीजन होता है वो क्या होता है, विधानसभा। ये जो राज्यपाल हैं ये क्या करते हैं, ये कई बार क्या है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए कृपया यहां पर धारा 356 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति शासन लगा दे। 70-80 के दशक तक नाटक चलता रहा। आजकल राज्यपाल क्या है, आजकल राज्यपाल कह रहे हैं कि मैं यूनिवर्सिटी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का जो ओहदा है मैं नहीं छोड़ूंगा। आरिफ मोहम्मद खान साहब ने बिल्कुल आग लगा दिया है। भगत सिंह कोश्यारी थे महाराष्ट्र में, उन्होंने भी कहा है। बंगाल में भी धनखड़ साहब थे, तो दीदी और धनखड़ की कभी पटरी नहीं बैठी। धनखड़ साहब बाइक से निकल गए थे एक जगह, धनखड़ साहब भी धन्य है। सोचिए राज्यपाल जो है गाड़ी उड़ी छोड़कर बाइक से निकल गया। सिक्योरिटी का क्या होगा, सिक्योरिटी गार्ड पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि सर रुको, ये बंगाल है, या लोरीबो छोरीबो मारिबो ना है, ठीक है। लेकिन अब ये जो है आप देखेंगे कि जितने भी राज्यपाल थे इनका कार्यकाल बहुत विवादास्पद था। आरिफ मोहम्मद खान ने तो एकदम केरल के मुख्यमंत्री का जीना मुश्किल कर दिया है। फिर आपने देखा होगा कि जो एन रवि थे, जो तमिलनाडु के राज्यपाल थे, उन्होंने अभिभाषण ही क्या है अपने मन से पढ़ दिया, सारी परंपराएं तोड़ दी। जो अभिभाषण पढ़ा जाता है उसमें कुछ ऐसे पैराग्राफ थे जिसको उन्होंने गायब कर दिया। पूरा एकदम मामला, चिट्ठी लिखा स्टालिन ने प्रधानमंत्री को, चिट्ठी लिखा कि किसको भेज दिया है, आप भी कम नहीं है।
जब नाक में क्या है कुछ फेंकना होता है तो आप किसी न किसी राज्यपाल को क्या भेज देते हैं। तो ये क्या हुआ, राज्यपाल भी केंद्र और राज्य के बीच में क्या है, विवाद का एक क्या है, बहुत बड़ा क्या है कारण है। तो ये केंद्र और राज्य के बीच में क्या है, ये तीन प्रमुख विवाद के मुद्दे हैं। राज्यों के बीच भी दो तरह के विवाद हैं, एक तो है अंतरराज्यीय जल विवाद, अंतरराज्यीय जो है जल विवाद, ठीक है, और दूसरा अंतरराज्यीय क्षेत्र विवाद। जैसे आप देख रहे होंगे कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में बेलगांव को लेकर ठनी हुई है एकदम, तो अंतरराज्यीय क्षेत्र विवाद ये है बच्चों संघात्मक तनाव। तो हेडिंग देना है, देखिए संघात्मक तनाव और विवाद के मुद्दे, संघात्मक तनाव और विवाद के मुद्दे, संघात्मक तनाव और विवाद के क्या है मुद्दे। भारत की संघात्मक प्रणाली में भारत की संघात्मक प्रणाली में निम्नलिखित प्रकार के मुद्दे संघात्मक तनाव के मुद्दे हैं। संघात्मक तनाव के मुद्दे हैं। पहला लिखिए केंद्र राज्य विवाद, एक हेडिंग दीजिए केंद्र राज्य विवाद। केंद्र राज्य विवाद, इसमें पहला पॉइंट लिखिए स्वायत्तता की मांग, स्वायत्तता की मांग। राज्यों की केंद्र से मांग है, राज्यों की केंद्र से मांग है केंद्र से मांग है कि विधायी विषयों का बंटवारा राज्यों के पक्ष में किया जाए। विधायी विषयों का बंटवारा, विधायी विषयों का बंटवारा राज्यों के पक्ष में किया जाए। राज्यों के पास स्वतंत्र वित्तीय स्रोत होने चाहिए, स्वतंत्र वित्तीय स्रोत होने चाहिए जिससे उनकी केंद्र पर आर्थिक निर्भरता घट सके। आर्थिक निर्भरता घट सके। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं और भारतीय पुलिस सेवाओं पर राज्यों का अंतिम नियंत्रण, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवाओं पर राज्यों का अंतिम नियंत्रण बढ़ाया जाना चाहिए। अंतिम नियंत्रण बढ़ाया जाना चाहिए। 8वीं अनुसूची में भाषाओं को जोड़ने के मामले में भी राज्यों के पास अधिक शक्तियां होनी चाहिए, राज्यों के पास अधिक शक्तियां होनी चाहिए। अधिक शक्तियां होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखिए नए राज्यों की मांग। भारत में संघात्मक तनाव का एक दूसरा विषय, एक दूसरा विषय नए राज्यों की मांग है। नए राज्यों की मांग है। जैसे त्रिपुरा में तिपरा लैंड, त्रिपुरा में भी क्या है, तिपरा लैंड की मांग हुई। तिपरा, TIPRA, तिपरा लैंड, तिपरा वहां की एक मूल जनजाति है। त्रिपुरा में तिपरा लैंड, कितने लैंड बनाओगे यार तुम लोग, नागालैंड बनवा लिए, बोडो लैंड चाह रहे हो, गोरखा लैंड चाह रहे हो, तिपरा लैंड चाह रहे हो, यही सब लैंड ही बनवाओ। तो त्रिपुरा में क्या है, तिपरा लैंड, ये 2022-23 की डिमांड है, ये नई डिमांड है। ये नया विवाद है, नया जो नया झगड़ा होता है ना वो ज्यादा चर्चा में रहता है। ये सास बहू का नया झगड़ा है, ठीक है। तो तिपरा लैंड, फिर इसमें क्या है आगे लिखे कॉमा देकर, असम में बोडोलैंड की मांग। अच्छा ये जो बोडोलैंड वाले हैं, जैसे ही तेलंगाना बना ना, इन्होंने आसाम में खून की नदियां बहा दी थी, बहुत बड़ी घटना इन्होंने की थी। बोडो जो है, बोडोलैंड की मांग। फिर नेक्स्ट आइए पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड की मांग, पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड की मांग। अब अमर सोनार बांग्ला का क्या होगा?
ममता दीदी ने भी कुछ दिन पहले कहा था, मुझे लगता है 10-15 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज थी, बंद किया था इन लोगों ने गोरखालैंड के नाम पर 15-20 दिन पहले बंदी आयोजित की थी। दीदी ने कहा था कि बंद मत करो, हाथ पैर तोड़वा दूंगी मैं। मतलब अखबार में ये बात नहीं आई, लेकिन अपने कुछ लोग हैं कोलकाता में राजनीति में तो बताते रहते हैं कि दीदी बड़ी गुस्सा चल रही है आजकल। एक तो बीजेपी वालों से गुस्सा है और दूसरा जो है गोरखालैंड वालों से। ये तो बंगाल को पहले ही बांट दिया, अंग्रेजों की क्या है काली निगाह लग गई। अच्छा, बंगाली और मराठी जो है जीने नहीं देते किसी को। अंग्रेजों के नाक में दम किन दो समूहों ने किया? सबसे ज्यादा मिलिटेंट नेशनलिज्म कहां पर था? बंगाल और महाराष्ट्र। ऐसे नहीं वो है कि लोरीबो ना छोरीबो ना मारीबो ना, केकेआर का नारा है ये, कोलकाता नाइट राइडर्स जो टीम थी, ठीक है। तो ये है, तो ये जो डिमांड्स हैं, ये डिमांड्स क्या नए डिस्प्यूट्स को क्या करेंगे रेज करेंगे। तो गोरखालैंड हो गया। अच्छा, ये भी गोरखालैंड के लिए ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया गया। गोरखालैंड जनमुक्ति मोर्चा, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में ट्राइपार्टाइट एक एग्रीमेंट हुआ। 50 लोगों की एक पूरी वहां पर ऑटोनॉमस काउंसिल है, उनका इलेक्शन होता है, उनको अलग से पावर्स दिए गए, फिर भी चैन नहीं है, अलग राज्य चाहिए। अच्छा, ये भी बात है कि नेपाली मूल के गोरखा लोग जो है वो भारत में नाक में दम किए हुए हैं, और उधर जो है जो मधेसी हैं वो नेपाल में दम किए हुए हैं। एकदम बराबर चल रहा है मामला। देखिए कि जैसे ये इंडिया का मैप है, तो इधर से जो नेपाल जो भारतीय हैं, ये भारतीय मूल के लोग जो है जो नेपाल में, उनको क्या कहते हैं? मधेसी। इनकी संख्या 19 लाख से ज्यादा है। ये कह रहे हैं कि हमारा स्टेट चाहिए हमें यहाँ। अच्छा, जब ये कुछ बात करते हैं तो नेपाल के लोग भारत की तरफ देखते हैं, तुम्ही लोगों ने उभारा है ना इनको, ऐसे देखते हैं। मोदी जी की अकेले फोटो जिस देश में जलाई गई वो कौन देश था? नेपाल। नेपाल का संविधान जब बन रहा था तो इन्होंने कहा कि हमको एक ऐसा स्टेट बनाकर दो जिसमें बाद में चेंज ना हो सके। नेपाली संविधान सभा ने इसको स्वीकार नहीं किया। इन्होंने क्या किया? इकोनॉमिक बाइकाट कर दिया, क्योंकि तराई वाले इलाके में है, तो इंडिया से जो सामान वामान जाता था वो बंद हो गया। इसके बाद नेपाली लोगों को लगने लगा कि भारत ने उनके साथ बहुत ही क्या है, गद्दारी की है, और नेपाल के प्रधानमंत्री हवाई जहाज से चले गए वहां चीन। भारत को और क्या है, एक चम्मच खून भारत का भी जल गया कि अच्छा, अब चीन के साथ जो है आंख तेरे लोग, और तभी से चीन के साथ क्या है, चीन के संबंध बेहतर होने लगे। ये हालत चल रही है। देखिए, मियाँ की बिल, मियाँ की जूती, मियाँ का सिर। 85% सामान भारत से जाता है। 298 या 300 कुछ किलोमीटर कोलकाता एयरपोर्ट है, वहां से अगर सामान ना आए तो खाने के लाले पड़ जाए। लेकिन आजकल चाइना ने ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन दिया है सारे भारत के पड़ोसियों को कि एकदम भारत के अगेंस्ट क्या नाच रहे हैं। इसलिए मोदी जी उसको काउंटर करने के लिए क्या है, कभी जापान वाले को बुलाएंगे कि आ जाओ क्वाड करते हैं, कभी उनको बुलाएंगे। चीन एकदम जल भुनकर राख हो जाता है। चीन ने खुलकर कहा कि क्वाड हमारे खिलाफ बनाया गया है। क्वाड क्या है भाई? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है, इसमें 4 देश हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो इसलिए गांव से खतरनाक राजनीति, कम खतरनाक राजनीति नहीं है अंतरराष्ट्रीय संबंध। हाँ, ये भी है। और इसके साथ ही क्या है, बीच बीच में राहुल गांधी भी बोल देते हैं, और जैसे वो विदेश जाते हैं और अच्छा बोलना शुरू कर देते हैं। भारत में जो बोलते हैं, मोदी जी भी बिल्कुल खार खाए बैठे हैं कि बोलने ही नहीं दूंगा। आखिर उनको संसद में नहीं ही बोलने दिया। ये भी बात है, वो कल गए थे कि मैं बोलूंगा, तो आपने सुना होगा कि लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नहीं आप नहीं बोल सकते हैं, और शाम तक तो न्यूज ही आ गई कि बिजली गिर चुकी है। तो ये जो है, तो ये इंटरेस्टिंग बात है। आपने लास्ट में क्या लिखा है? गोरखालैंड की मांग। फिर लिखे यहाँ पर, बिहार में दबे स्वर से मिथिलांचल और भोजपुर की मांग। बिहार में दबे स्वर से, मुखर से नहीं, दबे स्वर से मतलब संयमित आवाज में। बिहार में दबे स्वर से मिथिलांचल और भोजपुर राज्य की मांग। राज्य की मांग, ठीक है। कार्यक्रम में हम लोग गए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम था, हिंदू कॉलेज में था, हंसराज कॉलेज में था। तो हंसराज कॉलेज में कार्यक्रम था, थावरचंद गहलोत साहब थे और मनोज तिवारी जी थे। तो थावरचंद गहलोत जी ने भाषण जब शुरू किया तो उन्होंने कहा कि हम और मनोज तिवारी जी एक लक्ष्य के लिए लड़ रहे हैं। दरअसल राजस्थानी भाषा को भी 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग क्या हो रही है। राजस्थानी जो है वो भी है, जैसे भोजपुरी साहित्य उसमें क्या है, गाने होने में बहुत आगे वाली भाषा है, वैसे राजस्थानी भी है। राजस्थानियों का भी अपना स्ट्रॉन्ग क्या है, लैंग्वेज बेस है। तो भोजपुरी सिनेमा, भोजपुरी गीत, भोजपुरी संस्कृति, इसकी वजह से ये लगता है कि अगर जैसे ही ये 8वीं सूची में डाली जाएगी तो जो कलाकार हैं उनको प्रोत्साहन सरकारी मिल सकेगा। ये देखिए, इसमें एक पॉजिटिव साइड भी है, लेकिन ऐसी सैकड़ों भाषाओं की मांग है, इसलिए गृह मंत्रालय क्या है, इसको दबाए हुए। गृह मंत्रालय इस चीज को क्या है, दबाए हुए। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो भोजपुर राज्य की मांग। फिर लिखिए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड की मांग। दोनों के इलाके हैं, बुंदेलखंड की मांग। फिर कॉमा देकर लिखिए, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की मांग। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की मांग। महाराष्ट्र में विदर्भ की मांग। महाराष्ट्र में विदर्भ की मांग। विदर्भ नागपुर वाला जो इलाका है, देखिए इस इलाके में पानी की कमी है, और आईपीएल मैच होता है बॉम्बे में, पाटिल स्टेडियम में, डीवाई पाटिल स्टेडियम में। तो घास को हरा करने के लिए सैकड़ों जो है गाड़ी पानी का है यूज किया जाता है। तो यहां के जो लोग हैं इस बात को लेकर बहुत दुखी रहते हैं, क्योंकि वहां के किसानों को अपनी फसलों के लिए पानी नहीं है। और देखिए, जब मन में फर्क आना शुरू हो जाता है ना, ऐसा है कि देखो, जब तक नमक रोटी की बात होती है ना, तब तक वो बांट कर आदमी खा लेता है, लेकिन घर में जब काजू आ जाता है ना, तो अलमारी में लोग रख देते हैं। गरीबी कट जाती है, अमीरी नहीं कट पाती। गरीबी मिलजुल कर कट जाती है, अमीरी के साथ बड़ी समस्या है, फर्क पैदा करती है। तो विदर्भ को ये लगता है उस इलाके को कि हम पिछड़ गए बंबई वाले इलाके की तुलना में, और ये बहुत पुरानी मांग है और सबसे स्ट्रांग मांग है, डिमांड है।
सबसे ज्यादा मतलब अगर हम लोग बात करें तो बोडोलैंड और विदर्भ की मांग इंडिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड है इस समय, सबसे स्ट्रॉन्ग डिमांड है। बुंदेलखंड की डिमांड बहुत पुरानी है, लेकिन बुंदेलखंड के लोगों ने हमेशा शांतिपूर्ण आंदोलन किया है, विदर्भ के लोग भी उसी तरह से हैं। गुजरात का जब तक डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो सौराष्ट्र भी अलग होने की बात कर रहा था, सौराष्ट्र भी क्या है, अलग होने की क्या बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे बनाकर कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करके बीजेपी ये भी चाहती है इसको डिवाइड ना होने दिया जाए, क्योंकि ये जहन में लोगों को है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत एडवांस स्टेज में है और जो पूर्वांचल है वो पिछड़ा हुआ है। पूर्वांचल के लोग पिछड़े हुए नहीं है, वो अपने को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज्यादा आगे समझते हैं, ये भी धारणाओं का भी बड़ा खेल है। वहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो उसका फायदा क्या, उन्हें दिल्ली के पास के हैं तो सारा डेवलपमेंट क्या बहुत तेजी से हुआ। ठीक है, बुंदेलखंड रीजन भी क्या पिछड़ा हुआ है, बुंदेलखंड जो रीजन है, तो इसमें कनेक्टिविटी करके, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी करके जो ये बड़े बड़े रीजन हैं इनके बीच में एकता को बढ़ाया जा सकता है। ये यहाँ पर क्या है, इस बात को भी ध्यान में रखा जा रहा है। और जिसके पास उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की चाबी होगी, दिल्ली की जो चाबी होगी वो क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। क्योंकि किसी भी, जैसे देखिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जब कमजोर हुई तो जब तक दक्षिण के राज्यों ने कांग्रेस को संभाला तब तक तो सत्ता में आने की पोजीशन में भी थी। आप कल्पना कीजिए अगर कांग्रेस को उत्तर प्रदेश और बिहार से सीटें आना शुरू हो जाए और दक्षिण भारत के कुछ बड़े राज्यों से जैसे कर्नाटक वगैरह से आना शुरू हो जाए, महाराष्ट्र में अभी भी वो पॉलिटिकल पावर है, ठीक था, क्योंकि अभी उन्होंने इलेक्शन जीता है वहां पर, तो ऐसी सिचुएशन में कांग्रेस फिर क्या है, 150-200 क्या उसका रिवाइवल हो जाएगा। ठीक है, उसका ये क्या है, बीजेपी जो जीतती है वो तमिलनाडु केरल इनमें कोई पावर नहीं है बीजेपी, इसके बावजूद क्या वहां सीटें कम है, तो सीटें कम है तो वहां से क्या है, उनको क्या है, वहां से क्या कोई ज्यादा नुकसान क्या नहीं होता, तो ये सब फैक्टर्स हैं। यहां पर मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में क्या है, विदर्भ की मांग जो है ये प्रमुख, लिखिए कि ये प्रमुख विवाद है, ये क्या है, प्रमुख मांग या प्रमुख विवाद है, ये प्रमुख मांग या प्रमुख विवाद है। फिर नेक्स्ट देखिए राज्यपाल की भूमिका, राज्यपाल की भूमिका, राज्यपाल का संवैधानिक पद, राज्यपाल का संवैधानिक पद केंद्र राज्य संबंधों में बहुत बड़े तनाव का कारण रहा है। अब देखिए यहां समझने की बात है कि क्या मामला है। देखिए राज्यपाल की तीन भूमिकाएं, ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, ये रिपीट भी किया जा सकता है, आगे फिर और विस्तार से बात करेंगे कि राज्यपाल पर एक्सपेक्टेड लाइन पर क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अभी शॉर्ट में समझेंगे कि इस पॉइंट में क्या लिखेंगे। राज्यपाल की तीन भूमिकाएं हैं, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख होने का मतलब है कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करेगा, और मुख्य जो सत्ता या शक्ति है वो किसके पास है, मुख्यमंत्री के पास है। लेकिन कुछ मामलों में, कतिपय मामलों में राज्यपाल कार्यकारी प्रमुख भी है, जैसे राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में राज्यपाल को नियुक्ति की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। जिन राज्यों में जनजातियां हैं वहां पर राज्यपाल को एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, काउंसिल्स बनाने का, ट्राइबल एडवाइजरी बोर्ड बनाने का, ये सब पावर्स उसको मिल जाते हैं। तो राज्यपाल की शक्तियां यहां पर क्या है, कुछ जगह एग्जीक्यूटिव हेड की तरह काम करने लगता है, उसके पास वैसे पावर्स हैं। और इसके साथ ही अनुच्छेद 356 के तहत उसको रिपोर्ट भी देनी होती है। तो राज्यों का कहना है कि राज्यपाल इसी भूमिका को ज्यादा अदा करता है या इसके लिए ज्यादा लालायित रहता है, और ये काम क्या है वो करता ही नहीं। अच्छा, हाल के दिनों में कुछ नए विवाद आए, क्या नए विवाद, देखिए पहले जो राज्यपाल को लेकर विवाद था वो 356 में के तहत रिपोर्ट देने को लेकर था। अब क्या है, राज्यपाल जैसे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र जी ने अशोक गहलोत के कहने के बावजूद भी विधानसभा का सत्र बुलाने में देरी की, और ऐसा कहा जाता है कि सचिन पायलट को बार्गेनिंग करने में मदद मिली। जैसे संविधान ये कहता है, 179 में बात कही गई है कि मुख्यमंत्री अगर कहता है, किससे, गवर्नर से, मुख्यमंत्री किससे कहता है, गवर्नर से, कि भाई राज्यपाल को आप क्या है विधानसभा का सत्र आयोजित करिए, तो यहां पर राज्यपाल को विधानसभा का सत्र आयोजित करना चाहिए। लेकिन हाल के दिनों में कई राज्यों में राज्यपालों ने क्या किया है, देरी की है, और ऐसा भी हुआ है कि राज्यपाल के कहने पर विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र, या विधानसभा अध्यक्ष ने जो है वो क्या है इसमें मध्य प्रदेश के मामले में शक्ति परीक्षण के लिए क्या है बैठक आयोजित ही नहीं की। तो अब राज्यपाल का पद एक नए वजह से विवाद के विषय में आ रहा है, और वो है कि चूंकि राज्यपाल ही विधानसभा का सत्र आयोजित करता है, आहूत करता है, वही क्या है सत्रावसान करता है, तो जब राज्यपाल इसमें देरी करते हैं तो इससे क्या है दल बदल वगैरह की स्थिति में क्या है मदद मिलती है। तो ये आपको यहाँ पर, तो ये आपने बना लिया। अध्यादेश का विवाद का तो अलग चीज है, ये तो राज्यपाल की तीन भूमिका है, राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है, राज्यपाल कार्यकारी प्रमुख है, केंद्र का, इसको लैंग्वेज में लिख लीजिए कि भारत का संविधान राज्यपाल को तीन भूमिकाएं प्रदान करता है, भारत का संविधान राज्यपाल को तीन भूमिकाएं प्रदान करता है। प्रांतों या राज्य के संवैधानिक प्रमुख की, प्रांतों या राज्य के संवैधानिक प्रमुख की, कुछ मामलों में राज्य के कार्यकारी प्रमुख की, और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल
रिपोर्ट देने का काम करता है। किंतु राज्यपाल की यह भूमिका अत्यंत विवाद का किंतु राज्यपाल की यह भूमिका अत्यंत विवाद का विषय रही है। अत्यंत विवाद का विषय रही है। हाल के वर्षों में राज्यपाल राज्यपाल हाल के वर्षों में राज्यपाल विधानसभा का विधानसभा का सत्र आयोजित करने के मामले में भी विवाद का विषय रहा है। ठीक है, अच्छा, इसमें आर्टिकल लिखना है। ये मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स खोला है। 174 जो है ये राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन का प्रावधान करता है। तो इसमें ये जो पावर है ये पावर राज्यपाल को है। तो मुख्यमंत्री कहता है और राज्यपाल सत्र बुलाता है। लेकिन मान लीजिए सचिन पायलट गुड़गांव के 5 स्टार होटल में आनंद फरमा रहे हो, उनके साथ 10-20 विधायक भी हो, ठीक है, और अशोक गहलोत की कुर्सी दांव पर हो। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री डाउट को खत्म करने के लिए राज्यपाल से ये कहते हैं कि आप तुरंत विधानसभा का क्या करिए, सत्र बुला लीजिए और शक्ति परीक्षण क्या है हो जाए। अशोक गहलोत के हाथ में क्या है, विधानसभा अध्यक्ष हैं। विधानसभा अध्यक्ष अगर कुछ लोगों को, 4-5 लोगों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री के लिए जब भी बहुमत को लेकर शक्ति परीक्षण होगा तो अपने आप को साबित करना आसान हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष के साथ मिलकर खेल खेलता है, ठीक है, और राज्यपाल जो है केंद्र के साथ मिलकर खेल खेलता है, और इसमें संवैधानिक मर्यादाओं का क्या हो जाता है, हनन हो जाता है। 174 बहुत विवाद का विषय बना है, और ये विवाद का विषय अरुणाचल प्रदेश से ही बनना शुरू हो गया 2014-15 से ही। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि भाई ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए यहां पर कि अनुच्छेद 174 में राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के सत्र को आयोजित करने की शक्ति प्राप्त है। आयोजित करने की शक्ति प्राप्त है। किंतु अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान के मामले में अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान के मामले में राज्यपाल के द्वारा सत्र बुलाने का निर्णय विवाद का विषय बना। विवाद का विषय बना। राज्यपाल ने इस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री की सलाह के बगैर अपने विवेक से निर्णय लिया। ठीक है, इसके बाद यह मामला नाबाम रेबिया वाद के रूप में सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। नाबाम रेबिया वाद, अरुणाचल प्रदेश केस भी कहते हैं इसको, नाबाम रेबिया वाद के रूप में सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। ठीक है, अब इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल सत्र बुलाने का जो निर्णय है 174 के तहत मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा, वो स्वतंत्र निर्णय नहीं कर सकता है। राज्यपाल की क्या रह गई? केवल थूथू हुई, किरकिरी हुई। राज्यपाल जेपी राजखोवा थे, आसाम के नेता थे, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। उनको फिर केंद्र ने क्या है, उनको कहा इस्तीफा दे, इस्तीफा भी नहीं दे रहे थे। फिर राष्ट्रपति ने उनको बर्खास्त किया। राष्ट्रपति ने उनको क्या है, बर्खास्त किया, और विधानसभा की बैठक जो है होटल में करवा दी। विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा भवन में ताला लगा दिया, हम बैठक नहीं होने देंगे। स्पीकर और गवर्नर के बीच में पूरा ठन गई थी, और जैसे गली मोहल्ले गांव का झगड़ा होता है वैसे हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, कहा कुछ तो शर्म कर लो यार, हद कर दिए हो बिल्कुल। बताओ, होटल में विधानसभा की मीटिंग करवा दी राज्यपाल ने, क्योंकि संविधान में लिखा है कि राज्यपाल जैसा चाहे जहां चाहे वहां करवा सकता है। राज्यपाल ने करवा दिया। स्पीकर ने कहा कुछ मेरी भी तो सुन लो। अच्छा, स्पीकर के पास दल बदल का पावर है। लड़ाई देखिए कहां हो रही है, स्पीकर ही डिसाइड करेगा। पीएसपी के जितने विधायक थे सबको अशोक गहलोत ने कांग्रेस में मिला लिया, और दल बदल का जो मामला है उसको राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष दे ही नहीं रहे। बीजेपी के कई लोग इलेक्शन लड़े बीजेपी से, चले गए तृणमूल कांग्रेस में। बीजेपी कह रही है कि भाई इनका दल बदल देख लो, स्पीकर कह रहे हैं कि समय आने पर देखेंगे। स्पीकर का पद हाल के वर्षों में बहुत विवाद का विषय बन गया है, और ये संसदीय क्या है, पतन का उदाहरण है। क्योंकि जब पोस्ट गिरती है ना, देखिए जब क्या है, आप किसी गली मोहल्ले में झगड़ा करेंगे
तो आपको उस समय लगेगा कि बहुत इज्जत बढ़ रही है, लेकिन इज्जत बढ़ती नहीं है, इज्जत घटती है। वही हुआ यहाँ पे। ये मैंने आपको उदाहरण बताया, सब जिंदा उदाहरण है, मरे हुए उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, ये सब हुआ है अभी कुछ दिनों पहले। और लास्ट उदाहरण दे रहा हूँ, सीबीआई ने केंद्र राज्य संबंधों को क्या किया है, बहुत प्रभावित किया है। और सीबीआई के इसकी वजह से देखिए, कुछ राज्यों ने सीबीआई जांच की अनुमति पहले दी थी, उन्होंने वापस ले लिया, ये रहने दो भाई, तुम मत आना, बिना हमसे पूछे हमारे स्टेट में मत आना। सीबीआई को इस तरह से रोका, तो मोदी जी ने ईडी को टाइट कर दिया, तुम जाओ, काला धन वाला मामला है सब, मनी लॉन्ड्रिंग, सारा केस मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, सब मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। तो ये लास्ट, इसमें मतलब जो लास्ट पॉइंट है, लिखिए कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय का मुद्दा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय का मुद्दा, प्रवर्तन निदेशालय का मुद्दा। विकास सर के कोचिंग का मैटर यूज कर लेता हूं, कोई बात नहीं है। देखिए क्या है, ये 23 सितंबर 2022 की रिपोर्ट है, सीबीआई श्रिंकिंग ज्यूरिडिक्शन। इसको समझने की कोशिश करिए। सीबीआई क्या है? सीबीआई एक पुलिस एजेंसी है। किसकी पुलिस एजेंसी है? केंद्र सरकार की। क्या सीबीआई का अपना अलग से कोई कानून है? नहीं। सीबीआई 1946 के दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत उसको पावर मिलता है। जैसे कोई भी पुलिस एजेंसी काम करेगी, उसको पावर कहां से मिलेगा? एक्ट से मिलेगा। वो पावर उसको डीएसपी एक्ट से क्या है मिला। सीबीआई को लेकर क्या है, कई राज्यों ने पहले से ही क्या है, सीबीआई को क्या है, पावर्स दिए थे कि वो उनके राज्य में क्या है, जांच क्या है कर सकते हैं। लेकिन सीबीआई के जो ये छूट दी गई थी, या सीबीआई को जो ये प्रिविलेजेस दिया गया था, उसको क्या है, इसको वापस ले लिया गया। और ये वापस जो लिया गया, ये माना जाता है कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के क्या अगेंस्ट है। सीबीआई राज्य की अनुमति के बाद ही राज्य के किसी मामले में जांच कर सकती है, अदरवाइज हाईकोर्ट जब ऑर्डर देगा तब करेगी। कुछ राज्यों ने सीबीआई के दुरुपयोग का तर्क देकर सीबीआई को जो ये पहले अधिकार दिया था कि वो उनके राज्य के किसी मामले में जांच कर सकती है, वो अधिकार वापस ले लिया। ये केंद्र राज्य संबंधों में विवाद का एक जीता जागता क्या है उदाहरण तो लिख लीजिए यहां पर। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लास्ट पॉइंट दिखा रहा हूं, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच को अपने अपने राज्यों के मामलों में होने से रोकने के लिए, होने से रोकने के लिए होने से रोकने के लिए 9 राज्यों ने, 9 स्टेट्स, 9 राज्यों ने सीबीआई को दी गई अनुमति को, सीबीआई को दी गई अनुमति को वापस ले लिया है। जैसे पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, केरला, मिजोरम आदि। बिहार की क्या सिचुएशन है? पक्का मांग हो रही थी उस समय, बीजेपी साथ में थी जब मांग हो रही थी, इसलिए बच गया मामला। अब होता तो शायद जो जनरल कंसेंट सीबीआई को है ना, तो बाकी स्टेट ने जनरल कंसेंट दिया है। अब सीबीआई कैसे जांच कर सकती है जहां पर ये वापस ले लिया गया? हाईकोर्ट जब वहां का ऑर्डर देगा तब कर सकती है। जनरल कंसेंट क्या है, खत्म हो गया। तो ये माना गया केंद्र राज्य का क्या तनाव है। उसी में लास्ट लिखिए, प्रवर्तन निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय को धन शोधन रोकथाम अधिनियम, धन शोधन रोकथाम अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, धन शोधन रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। आज कितनी डेट है? तो लिखिए कि 24 मार्च 2023 को, 24 मार्च 2023 को अलग अलग राज्यों के 14 राजनीतिक दलों ने, अलग अलग राज्यों के 14 राजनीतिक दलों ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाइयों को रोकने के लिए, प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाइयों को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से मांग की है। ठीक है, तो ये जितने सेंटर स्टेट मैंने आपको है बता दिए, इंटर स्टेट में कल करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको भी थकान हो रही है, थकान मुझे भी हो रही है, पीछे दे दीजिए।